Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. Shashikant Shinde sir, Dr. S. Anand sir, और हमारे सभी respected IHF family members। तो ये जो केस है ना, तो इस बच्ची को इसकी मदर मेरे पास लेके आई थी कि इसको पेट दर्द हो रहा है, कल से हो रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ और ये ठीक से खा पी भी नहीं रही है। ठीक है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि इसको कल से हुआ है, तो कल ऐसा क्या हुआ था? तो उसकी मदर ने बताया कि इसके पापा ने इसको डांटा, इसके जो मंथली टेस्ट हुए थे उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो इसके पापा ने इसको बुरी तरह से डांटा कि तुमको ठीक से स्टडी करना चाहिए, तुम ठीक से स्टडी क्यों नहीं करती हो। तो क्या था कि बच्ची जो थी एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर लेटी हुई थी और अपनी मदर को हाय मम्मा दर्द हो रहा है, हाय मम्मा दर्द हो रहा है, ऐसे बोल रही थी। ठीक है, इतना ही केस था, इतना ही लिया था। और जो टेरेंटुला में मेरी ऑब्जर्वेशन रहती है कि मैं उसके फेस के एक्सप्रेशन जो रहते हैं उनको टैली करता हूँ कि जो पेन की इंटेंसिटी बच्चा इवन अडल्ट बता रहा है वो उसके फेस पे है या नहीं है। क्योंकि जो फेनिंग सिक 2 वाले बच्चे होते हैं ये प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत बीमार हैं, हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन उसके फेस के ऊपर अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीज होती नहीं है। ठीक है ना। तो जैसा मैंने आज हमारा एक यूट्यूब वीडियो भी डाला है और वो बच्ची का वीडियो भी मैंने प्रेजेंट किया था, और हमारे पेड सेशंस में भी मैंने 2 और केसेस प्रेजेंट किए हैं। एक बच्ची का ही है और एक अडल्ट लेडी का है, मैरिड है वो। तो ये जो हम देखते हैं ना, लुक जो रहता है कि जैसे वो अडल्ट लेडी थी तो वो इतना पेन बता रही है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे करके थोड़ा बैठी थी और जैसे ही मैंने बोला जी बोलिए, तो उसने ऐसे जब अपनी गर्दन को घुमाया और मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखों की जो लुक थी ना, एक जैसे हम देखते हैं ना, जैसे मूवीज में देखते हैं हीरोइंस को देखते हैं, वो हीरो की तरफ देखती है, या एक वो लुक रहती है, तो उसकी आईज में वो पॉकेटिशनेस थी या वो लुक थी जो हमको अपील करती है, कुछ ऐसा था। तो वो खटका था मेरे को कि जिसको इतना जबरदस्त हेडेक रहता है, इतना माइग्रेन रहता है, इतना पेन होता है ना, और वो डेली उसको परेशान करता है। लेकिन जब वो जैसे ही मैंने बोला जी बोलिए, तो वो जब मेरी तरफ अपना फेस करती है और जो उसकी आंखों की लुक होती है वो बिल्कुल मैच नहीं करती है उसकी पेनफुल सिचुएशन के साथ। तो मैं टेरेंटुला को ऐसे पकड़ता हूँ। तो ये बहुत यूजफुल है अगर आप ऐसे अच्छे से अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज कर पाते हैं, तो आप ये फेनिंग सिक जो है इसको आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। पेशेंट की जो प्रेजेंट सिचुएशन रहती है वो कैसी सिचुएशन है, पेशेंट का कैसा बिहेवियर है, उसको आप कंपैरिजन करेंगे तो ये आप फेनिंग जो है ये पकड़ पाएंगे। अदरवाइज नहीं पकड़ पाएंगे, अदरवाइज आप ट्रैप होंगे। जैसे टेरेंटुला अपने आईपीआर में से किसी ना किसी को ट्रैप करता है, अपने जाल में फंसाता है, वैसे ही आप भी फंसेंगे। आपको भी आप बार बार माइंड में ऐसा आएगा कि यार बहुत पेन है, बहुत पेन है, और आप उसको एक के बाद एक मेडिसिन देते जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप उसको टेरेंटुला दे नहीं देंगे तब तक वो शांत होने वाली नहीं है, उसकी फेनिंग चलती रहेगी। और इट इज हर सेल्फ सिक डिजायर टू शो, ठीक है, वो खुद को बीमार दिखाना चाहती है और पीटी पाने के लिए, कि दूसरों की दया मुझे मिले, इसके लिए वो खुद को बीमार दिखाती है। तो ये तो मेरी साइड से है। और आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो थोड़ा बोलिए, नहीं तो फिर इसके बाद हम
हमारे मेंटर्स को इनवाइट करेंगे कि वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो दूसरी रेमेडीज हैं फेनिंग सिक्टो की, कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे से इस रूब्रिक को अप्लाई कर पाए। जी प्लीज जल्दी जल्दी बोलिएगा, जो जो भी आपकी क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर 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 केस पढ़ा जो, तो ये तो वर्जन जैसे आपने बताया भी है ना, पहले हम लोगों ने सुना है, तो इसका टेरेंटुला का कनिंगनेस है बहुत ज्यादा। और आपने बताया भी था कि इसको आप ऐसे, ये क्योंकि ये केवल वर्जन था और हम लोगों के हाँ सामने सर, पेशेंट तो था नहीं और ना ही उसका कोई वीडियो था, इसलिए ये इसमें ये कैच कर पाना फैनिंग ये बहुत मुश्किल था मुझे लग रहा है। क्योंकि जब सामने बिल्कुल रहता है तब भी उसको कैच करना मुश्किल होता है, तो ये तो सिर्फ वर्जन था, तो हम लोग सीधे वर्जन पे ही जो आपने बताया था उस पे ही सीधे चले गए और हमने सीधे से वाले रूब्रिक्स ले लिए, उस हिसाब से वो यस सर। प्रोसेस आ रहा था। अब जी जी अभी जैसे आपने बताया कि वो कैसे चिल्ला रही थी, तब उसमें ये फील नहीं आया कि वो लेमेंटिंग कर रही है या वो पिटीज हरसेल्फ ऐसा कुछ कर रही है, वो इस टाइप का कोई फील नहीं आया जैसे आपने बताया। तो इसलिए ये मुश्किल हो गया और बाद में खैर देखा भी नहीं मैंने, ये तो अभी आपका जी वो देखा कि ये वीडियो चैट होने वाला है तो मैंने कहा जरा, आपने खुद ही बताया था कि ये बहुत मुश्किल होता है ना कनिंगनेस से कि उसको पकड़ पाना टेरेंटुला को, जब सामने पकड़ना मुश्किल है तो सिर्फ वर्जन से पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है मुझे लगता जी 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 सर, डिफिकल्ट है। जो मैंने हमारे पेड सेशन में प्रेजेंट किया था केस, उसमें भी बहुत इजीली नहीं आया था। 2 या 3 मेडिसिन मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था उनको, तो फिर वो मेरे को भी टेंशन होने लगा था कि बच्ची इतनी ज़्यादा क्यूट सिचुएशन में है, इतना ज़्यादा उसको तकलीफ है। और वो आप सभी ने देखा भी था केस, तो मतलब फिर मैंने क्या किया कि उसको एक बार फिर से ध्यान से सुना। तो वो बच्ची बोल रही थी कहीं जाना था, तो वहां पर वो गए नहीं। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो जा नहीं पाए, वो पोस्टपोन हो गया कि 2 दिन या 3 दिन के बाद हम जाएंगे। तो वो उस सिचुएशन में भी बोल रही थी कि हमको वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। तो मेरे माइंड में वहीं पर ये क्लिक हुआ था कि अगर कोई बच्ची इतने ज्यादा एक्सट्रीम पेन में है, इतनी ज्यादा तकलीफ में है, वो बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, ठीक है, साथ ही साथ वो बोल रही है कि हमको तो वहां जाना है या मुझे वहां जाना है, तो वहां पर मुझे स्ट्राइक हुआ था कि इस लेवल की सफरिंग में, इस लेवल के पेन में, इस लेवल की तकलीफ में ये कैसे आ सकता है कि हमको वहां जाना है। तो वहां पर फिर मैंने टेरेंटुला दिया तो वो तुरंत नॉर्मल हो गई और जो उसकी रूटीन की एक्टिविटी थी तुरंत वही करना उसने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ये डिफिकल्ट है और ये आज का केस है सर, इतना ही था कि जितना मैंने बताया है जस्ट उसमें क्या था, मेरा ऑब्जर्वेशन था कि ये बच्ची जो इतना पेन खुद का बता रही है वो पेन उसको है नहीं, ठीक है, वो नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है। तो अगर उसमें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन साथ में ऐड कर देता, फिर आप बहुत इजीली क्रैक कर लेते। तो इसलिए वो मेरी थोड़ी लिमिटेशन थी और ये रिकॉर्ड मैंने किया नहीं था और इतना ही केस लिया था, ज्यादा बात नहीं किया, तो दिया मैंने और तुरंत वो सेटल होना स्टार्ट हो गया केस। और ये काफी पुराना केस भी है। तो लेकिन ये हमको ऑपोजिट सोचना रहता है कि जैसे इस बच्ची में क्या था ना, जो मेरे को भी स्ट्राइक किया था, जैसे ही उसकी मदर ने बताया कि इसके फादर ने इसको डांटा बहुत बुरी तरह से कि तुम ठीक से स्टडी नहीं करती हो, ठीक से स्टडी किया करो, उसके बाद इसको ये पेन स्टार्ट हुआ। तो ये हमको सोचना चाहिए कि जैसे आप हम सभी सोचते हैं ना कि अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके फोकस में कहीं ना कहीं स्टडी रहेगी, अपना परफॉर्मेंस रहेगा, उसके माइंड में ये रहेगा कि मैं कैसे करके अपनी इस चीज को इम्प्रूव करूं, है ना, और कैसे अच्छा कर सकती हूँ मैं, ये सब चीजें रहेंगी। तो वो सब चीजें यहाँ पर मिसिंग थी। नमस्ते मनोज सर। हेलो मनोज सर, नमस्ते। जी जी, वेरी गुड इवनिंग सर। वृशाली मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी जी, प्लीज आप ऐड कीजिए इसके बारे में, फेनिंग सिक के जो आसपास के और रूब्रिक्स हैं या रेमेडीज हैं उसके बारे में प्लीज।
गाइड कीजिए हम सभी को। वैसे सर आपने ऑब्जर्वेशन डालना चाहिए था। बहुत इजी हो जाता। बिल्कुल हो जाता है। आप टैरेंट्यूला मतलब आपने जो बोला वो काफी 100% एब्सोल्युटली, ये तो मुझे भी क्लिनिकली मिला है कि इनको जो है, जैसे आपने बोला कि जहां ये प्रॉब्लम में अटकते हैं वहां पर मैनिपुलेशन चालू, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स हाउ टैरेंटुला डिफाइंस मैनिपुलेशन जी। इन इट्स प्रॉपर फॉर्म, कि जब गले तक बात आती है ना तब ये अपना डांस चालू कर देते हैं। एंड मुझे तो मतलब as far as the case is concerned, I remember one of the best dances that I had seen in Sir's clinic. और इसका मैंने एग्जांपल मेरे ग्रुप में भी दिया है, एंड आई शेयर दैट एज वेल हियर, कि बहुत बड़ी फैमिली आई थी सर के यहाँ। एंड मतलब जो वेटिंग एरिया होता है वहां पर ही फैमिली बैठ गई, तो मतलब जगह ही नहीं थी दूसरे पेशेंट्स के लिए। गांव से आए थे वो लोग। और मैं थोड़ा लेट पहुंची थी। बाकी के फॉलोअप्स वगैरह सर ने पूरे कर दिए, क्योंकि बड़ी केस रहेगी ऐसा उन्हें लगा कि न्यू केस है। और फिर मैंने जैसे ही, मतलब हम लोगों का स्टूडेंट रूम भी था, तो वहां पर मैं बैग वगैरह रख के जैसे ही आ गई, तो मैंने देखा सर के बाजू में मैं बैठ के हम लोग केसेस लिखते थे। तो एक ही स्टूडेंट का ये रहता था बाजू में चेयर, वेर एनी स्टूडेंट यूज्ड टू सिट एंड राइट द होल केस, ऑब्जर्वेशंस एंड एवरीथिंग, जो भी आईपीआर है पेशेंट का वो। एंड जैसे ही ये पेशेंट अंदर आया तो काफी लंबा था वो। एंड जो दरवाजा होता है उसका जो बीच में, पता है ना आपको, जैसे दरवाजा खोलते हैं तो वो कड़ी होती है, लैच होती है ऊपर, जी। उसको पकड़ के, उसको जो फिट आया ना, जिस तरह से आंखें ऊपर एंड एब्सोल्यूट वाइट आईज, एंड जिस तरह से वो उसकी बॉडी घूमी अंदर बाहर एंड तोड़ मरोड़ के, मतलब आई वाज लाइक कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी हो भी सकती है ये तो किसी में। और वो जैसे ही अंदर आया वो गिर गया, और उसकी पूरी फैमिली, मतलब ये क्या हो गया, अरे ये वापस हो गया, वापस हो गया। महाराष्ट्रियन थे वो। दे स्टार्टेड ऑफ इन मराठी, एंड बाकी के स्टूडेंट्स भी एकदम हड़बड़ा गए। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई वाज लाइक शॉक्ड, ये कहाँ से हो गया। And I just looked at sir and like I felt like laughing, but I was just controlled कि मतलब वो आंखों से समझ में आ रहा था कि ये क्या नाटक चल रहा है ऐसा। एंड सर को भी ऑब्वियसली समझा कि ये कितना मस्त नाटक किया इसने। एंड फिर उसको क्या क्या इन्होंने क्या क्या सुंघाया मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं है, बहुत पहले की बात है ये। और फिर वो उठा और उसको एकदम ऐसे वो आराम से आके बैठ गया, नॉर्मली बात कर रहा है हमसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ एकदम कैजुअली आके बैठ गया, लाइक एज इफ नथिंग हैपेंड। फिर उसको पूछा कि ये याद है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सीन मुझे अभी भी याद है, कि जो डांस हमने देखा टैरेंट्यूला का। तो माय क्वेश्चन टू सर वाज कि इसने किया क्यों ना, या अब क्यों किया, आपके सामने क्यों। तो दैट मीन्स ही डजंट वांट टू कम। उसे आना नहीं था कि आप दवाई दे दोगे वो ठीक हो जाएगा। उसे ठीक होना नहीं था। उसने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, उसका कहीं पे कुछ हुआ नहीं, और उसे फार्मिंग में फाइनली जाने पड़ने वाला था कि नहीं, अभी जो फादर कर रहे हैं उसी को फॉलो करो। ही हैड नो अदर ऑप्शन। जी। एंड दिस इज हाउ ही लैंडेड अप इन दिस सिचुएशन। तो उसका जो डांसिंग था इस तरह का, तो काफी क्या बोलते हैं ना, इट इज दूसरों में फियर डालता है। टारंटुला का डांस दूसरों में फियर डालता है कि आप वापस उसको सिचुएशन में नहीं लाओगे, इसका पूरा कंफर्म करता है वो, कि यू विल नॉट ब्रिंग हिम वंस अगेन इनटू दिस सिचुएशन कि जहां वो अटक जाए। तो उसके बाद तो मैंने उस पेशेंट को कभी नहीं देखा सर के क्लिनिक में। बट ही फेल्ट बेटर विद टैरेंटुला डेफिनेटली। जी। तो
ये एक ऐड करना था। सो दिस वाज अ वेरी टिपिकल डांस ऑफ दिस रेमेडी कि जहां पर सीरियसली टेंशन आ गया सबको कि ये तो गया ऐसा। तो जितना बड़ा आप ट्रैप करने की कोशिश करोगे या जितना बड़ा आप नेट बनाओगे उसके लिए, पकड़ने के लिए, जितना आप स्मार्ट बनोगे ना टारंटुला के साथ, उतना ही बड़ा वो रिएक्शन देता है। जी यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि वो बच्ची को इतना ज्यादा कुछ करना पड़ा होगा। 2-3 बार हुई बस, काम खत्म। जी। हाँ मतलब उसकी इसलिए मैंने बोला ना कि आपने ऑब्जर्वेशन डालना चाहिए था। आई वॉज नॉट जी ऑन टारंटुला। क्योंकि इसके जी बाद का क्या हुआ कुछ था, वो मुझे ये नहीं मिला, मतलब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो फॉर मी इट वाज लाइक टू बी कंटिन्यूड हो गया ये केस एक्चुअली, कि आगे क्या हुआ। शी इज जी क्राइंग, व्हाट डिड द मदर डू, व्हाट डिड यू डू। अगर वो पता चल जाता तो इट वुड हैव रियली हेल्प, बट इट्स ओके। इट वाज अ वंडरफुल केस ऑफ फेनिंग है, फेनिंग तो डेफिनेटली समझा इसमें। सो क्वाइट हैप्पी फॉर दैट ओनली। जी बाकी आप मैम। ही बताइए रेमेडीज सर, आप इसमें तो काफी एक्सपीरियंस है फेनिंग में। जी बहुत हाँ, ब्यूटीफुली आपके आपने बताया, ऑब्जर्वेशंस मतलब प्लीज बताइए। मैम आवाज ब्रेक हो रहा है शायद आपका। नहीं नहीं, बिल्कुल आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है। मीनाक्षी मैम अच्छे से सुनाई दे रहा है, और मेंबर्स को भी ब्रेक हो रहा है क्या? प्लीज बोलिए। नो या सर, प्लीज लेट मी नो। ठीक ही आ रहा है। सर ओके। सही आ मीनाक्षी मैम ओके, आप लीव करके ज्वाइन कीजिए एक बार। नहीं क्योंकि हो भी सकता एक्चुअली है ना, यहाँ पर बारिश भी है, सो इट कैन नहीं बी। नहीं, आपका बहुत अच्छे से आवाज आ रहा है मैम, बिल्कुल ओके, क्लियर थैंक यू आ रहा है। सर। और जैसे जी। आपने बताया ना, टेरेंटुला बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो मैंने मेरे यूट्यूब वीडियो का डाला है ना, तो वो मेरे फ्रेंड का केस है। तो उसका मेरे को ये वीडियो फॉरवर्ड किया, और उसने बोला कि यार ऐसा ऐसा करके एक बच्ची है, उसको बहुत ज्यादा ईचिंग हो रहा है, और उसने मतलब ये भी काफी पुराना केस है। तो ऐसा ऐसा करके है कि इसमें अपन क्या दे सकते हैं। तो मेरे माइंड में जो पहला रेमेडी था, और मैंने वीडियो देखा, तो मैंने पहला मेडिसिन ही टेरेंटुला बोला। कि उसमें क्या था कि मेरा दोस्त जो है उसको पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है। तो वो जो बच्चों की टिपिकल टोन होती है, बहुत इनोसेंट, उस इनोसेंट वे में वो बोलती है कि मेरा नाम क्या है, बहुत लो टोन में। ठीक है। और फिर वो उससे कुछ और पूछते हैं, तो उसको एक बार समझ नहीं आता है, तो फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो फिर से वो आंसर करती है, लेकिन बहुत लो टोन में करती है। और फिर उसके बाद क्या है कि वो ना थोड़ा सा ऐसे खुजा रही है। उसकी मदर उसको ईचिंग के लिए ही लेके आई थी। थोड़ा सा ऐसे कर रही है, तो ऐसे कैबिन के बाहर देख रही है वो। और जैसे ही वो कैबिन के बाहर देख रही है, तो उसका फेस का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जा रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मेरा फ्रेंड जो है उसकी मदर को बोलता है कि बताइए कितनी ईचिंग होती है, तो वो तो हाय मम्मा ईचिंग हो रही है, हाय मम्मा, ऐसे करके इतना भयंकर रिएक्शन देती है वो कि तुरंत मैंने वहीं पर देख लिया था कि ये फेनिंग कर रही है। ठीक है। तो ये इस लेवल का टेरेंटुला का फेनिंग रहता है। ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है, वीडियो देखा हुआ भी था, आज तो मैंने फिर से नहीं देखा है, तो इतनी चीजें दिमाग में भी नहीं है। लेकिन इतना है कि उसका फादर जो था वो ड्रिंक करता था, और किसी कारण वो उससे गुस्से था या कोई भी चीज थी, तो वो फादर बोल रहा था उसको, कि अपनी वाइफ को बोल रहा था कि बेटी को थप्पड़ लगा दो, इसको दीवार के साथ मारो, ऐसे करके ना। तो ऐसे थ्रेटन कर रहा था उसको। तो हो सकता है उसकी वजह से उसको ये मन में इतना फियर बैठा, और वो हिस्टीरिकल बिहेवियर में चली गई। ठीक है। लेकिन उसने अपनी मदर को बहुत परेशान किया। उसकी मदर जो है उसको दूसरे घर पे लेके चली गई, जो पास में पड़ोसियों का घर हो सकता है, या उनका जो भी क्लोज अंकल आंटी ऐसे रहते हैं, वहां पर लेके चली गई रात को, कि इसका फादर जो है वो बहुत ज्यादा नशे में है, वो इसको कहीं मार ना दे, इसको पीट ना दे। तो वहां पर लेके चली गई। तो लेकिन फिर भी वो लड़की क्या है कि अपनी मदर को परेशान कर रही है। उसके मतलब किकिंग किए जा रही है अपनी मदर को, उसके पेट के ऊपर किकिंग कर रही है। उसकी मदर की लिटरली ये वर्डिंग थी कि इसने मेरे को किकिंग कर करके
मुझे बहुत परेशान कर दिया। और लेकिन मेरा पेट इसको चाहिए भी था कि वो मदर के पेट के साथ चिपके हुए थी, ठीक है। और बेड के ऊपर ही उसने यूरिन पास कर दिया एक बार, और उसको एलोपैथिक मेडिसिन दिया, उसको पेन किलर दिया, उसको मतलब 3-4 तरह की मेडिसिन दिए गए उसको, लेकिन कोई 1% भी उसको रिलीफ नहीं हुआ उस दिक्कत में। तो इस तरह का केस था। अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज उसको एक बार देखिएगा। तो ये टेरेंटुला का ये जो स्टेट है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इवन मैंने अडल्ट में भी टेरेंटुला का फेनिंग ये पकड़ा है। तो अभी वृशाली मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फेनिंग सिक2 की जो दूसरी रेमेडीज हैं, आप प्लीज उनके बारे में भी थोड़ा ऐड कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास टेरेंटुला ही फेनिंग में आएगा, दूसरी रेमेडीज भी आती। Yes, sir. दूसरे भी आते हैं, आपने तो मुझे ही पकड़ लिया आज। जी जी जी। Okay, I'll try definitely, but please, you should also add, sir. Come on. Um, we can start with Argentum nitricum. As far as मैंने देखे हैं Argentums की, वहाँ ना actual repudiation होते हुए भी देखा है मैंने, कि जहाँ आप बिलीव करते हो ना एक चीज को, तो वो हो जाती है. That becomes your reality. And I have seen this in Argentum nitricum cases. देखा जाए तो ये ambitious remedy है वैसे तो, ये काम करने जाता है. प्रॉब्लम इज कि इसका आईपीआर जो है वो बहुत ही फास्टिडियस होता है, बहुत ही फॉल्ट फाइंडर होता है. नाउ देर आर फॉल्ट फाइंडर्स विथ बेलाडोना एज वेल, प्लैटिनाज एज वेल, आईपीआर में होते हैं इनके साथ भी. लेकिन उनका अडेप्टेशन जो जिस तरह से रिएक्शन जो देते हैं, इसकी वजह से इनकी इंडिविजुअलाइजेशन अलग हो जाती है. लेकिन आर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो बिलीव करना शुरू कर देता है कि ये जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है, क्योंकि तुमको एक काम दिया, तुमको ये काम भी नहीं पूरा करने को हो गया, इतना भी नहीं आता तुम्हें, इतना भी नहीं आता. व्हाट हैपेंस इज ही स्टार्ट्स बिलीविंग ना कि द प्रॉब्लम इज नॉट मी, द प्रॉब्लम इज नॉट आईपीआर, द प्रॉब्लम इज वर्क. एवरी टाइम देयर इज वर्क, he is being criticized, he is being openly repudiated. तो आर्जेंटम को ऐसा फील हो जाता है ना कि नहीं, what my father is doing is right, what my husband is doing is right, what my children are doing is right, my parents are doing are absolutely right. I am the one who is at fault because I'm not able to do this. See, if a fish is going to be judged by his ability to jump and run and walk on steps, take the steps, then I think so it is not the fish's fault. It can only swim, isn't it? लेकिन आप उससे अगर ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं कर पाएगा. But that's what happens with Argentum nitricum, which is why कुछ भी उसको काम दो, इसको फेनिंग करना चालू हो जाता है, because he knows कि आगे जाके जो फेस करना पड़ेगा, that is something very uncomfortable, very painful. तो इसके वजह से फिर वो सोचता है कि बेटर इसमें जाऊं ही नहीं, मैं करूं ही ना, तो काम करूंगा तो तकलीफ हो जाएगी, ये उसका. तो एवरी टाइम ये लोग छोटा सा भी काम करते हैं, एब्सोल्युटली छोटा, वहां पर भी इनको प्रॉब्लम हो जाती है. कि थोड़ा सा मतलब, एक औरत आई थी सर के पास, शी वॉज वेरी ओल्ड एंड फैमिली थी, एवरीथिंग, सब लोग थे, कुछ काम वगैरह ऐसे करने की जरूरत नहीं थी. लेकिन वो जब कपड़े सूखने डालती थी तो हाथ जो ऊपर करती है ना, तो बोलती है ये दुखता है. फिर शेल्फ में ऊपर हाथ डालो, ये क्या सॉल्ट वगैरह निकालने के लिए, तो दुखता है. ऊपर हाथ करो ना तो दुखता है. और ये बताते बताते उसने हाथ ऊपर कर दिया. that was enough for sir to prescribe Argentum nitricum. कि अगर आपको सच में इतना स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होता, तो आई डोंट थिंक सो दैट पीपल कैन मूव देयर आर्म अप अबव द शोल्डर लेवल. वो होता ही नहीं है. या फ्रोजन शोल्डर में वो तो होता ही नहीं. पेशेंट करके बता रही है कि मुझसे होता नहीं है. एंड हर वक्त है ना वो काम करने के बारे में बोल रही है कि मैं ये काम करती हूँ ना, ये हाथ मेरा ऊपर जाता है तो दुखता है, ये काम करती हूँ हाथ ऊपर जाता है दुखता है. So this reaction
इट मीन्स कि ये इसको काम नहीं करना है, ऐसा. सो वर्क बिकम्स अ प्रॉब्लम. वर्क ट्रिगर्स पेनिंग. काम करेगा तो गालियां खानी पड़ेगी, इससे अच्छा फेन कर लो. बेल का तो कम ऑन, ये तो सबको पता है कि बेल काफी लाइट होता है. अपना लाइट रखने के लिए, अपनी फ्रिविलिटी को मेंटेन रखने के लिए बेल बहुत बार शॉर्टकट्स मारता है. बेलाडोना इज अ पर्सन हु विल गिव यू शॉर्टकट सॉल्यूशंस, क्योंकि वो लाइट है उतना. एंड व्हाई नॉट, समटाइम्स शॉर्टकट्स आर नीडेड. बट आईपीआर को ये पसंद नहीं है शॉर्टकट्स लेना या हाइड करना या झूठ बोलना. अरे तो क्या हुआ, थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो दे आर दैट कैजुअल. बट देयर आईपीआर इज नॉट. तो फिर क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीजों पे बार बार टोकना. जैसे कि अभी समर्स चालू है सपोज, एंड जिसने पानी पिया उसने फ्रिज से उसको पानी भर के ही रखना है. इसका तुमने ढक्कन क्यों नहीं लगाया, इसको तुमने बंद क्यों नहीं किया, देखो मैंने ढक्कन ले लिया और पूरी की पूरी बॉटल नीचे, कांच की बॉटल टूट गई, ये तुमने किया है. सो व्हाट हैपेंस, एवरी टाइम उसको ये दिखाया जाता है ना, तेरे मिस्टेक्स, तेरे मिस्टेक्स, तेरे मिस्टेक्स. अब इसको फेनिंग के अलावा और कोई चारा नहीं है. अदरवाइज ही हैज टू फेस द अल्टीमेट. सोचो अगर इतनी छोटी छोटी चीजों पर से इतना सुनना पड़े, तो एग्जाम्स में अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो कितना सुनना पड़ेगा. वहां पर नैगिंग जो होता है ना, वो आईपीआर मैंने देखा है. एक रेप्यूडिएट करने वाला, रेप्यूडिएट मतलब इज्जत पूरी उतार देता है अर्जेंटम नाइट्रिकम की. और एक तरफ देखा जाए तो नैगिंग वाले जो लोग होते हैं ना, किटकिट 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 किटकिट, कांस्टेंट किटकिट चालू रहती है. बेलाडोनास इसीलिए ज्यादा भाव नहीं देते. फिर दे बिकम मोर एंड मोर इनसेंसिटिव फॉर देयर आईपीआर बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि आप बार बार एक चीज को करोगे ना, तो सामने वाला इम्यून हो जाता है, तो वो इम्यून होना शुरू कर देता है. लेकिन अगर आप उसको और कसना चालू कर दोगे ना, तो जहां पर उसकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है ना, फिर बेल कांट टेक इट. इससे अच्छा तो पड़े रहूं मैं बेड में. तो बेल का, जैसा हमने होम विजिट किया था सर के साथ, तो सर ने हम लोगों को वॉमिटिंग से डीडी सिखाई थी कि पेशेंट किस तरह से वॉमिट करता है, दैट इज द रेमेडी. तो बेल का उन्होंने बताया था. बहुत सारे थे मतलब, और वो फेनिंग वाले नहीं थे, तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द अदर वॉमिटिंग वाले रेमेडीज. लेकिन बेल का वॉमिटिंग का हमने ऐसा देखा था ना कि जैसे हम गए तो पेशेंट बेड में है एंड वो कहीं पे भी वॉमिट कर रहा है, मतलब जहां मिले वहां. तो इन्होंने क्या किया ना, तीन चार लोग ना बाल्टियां लेके उसके बाजू में खड़े थे कि ये कहीं पे भी वॉमिट करते तो बाल्टी तो रख लो, सो दैट वो नीचे तो ना गिरे. इट इज सो डिस्गस्टिंग. बेड पे तो ना गिरे, खराब तो ना हो जाए पलंग और चटाई वगैरह जो भी हो. तो इसके लिए इन्होंने बाल्टियां रखी थी लिटरली. और जहां वो जाकर मतलब वॉमिट करना लिटरली शुरू करेगा, ऐसा लग रहा था कि मतलब इन्होंने बाल्टी पकड़ी और वो कहीं और करता था. ये जानबूझ के हो रहा है, ये ऐसा लगता है ना वो कि इसको तकलीफ देनी है अभी इनको. तो बेल ऑल्सो डज दिस. तो ये जो इस तरह का वॉमिटिंग था, मजेदार था वो. अभी हम लोगों ने वही सर से पूछा था, लेकिन बहुत बार फीलिंग तो मतलब फेक होता है, तो इसमें तो वॉमिटिंग है, यहाँ पे फेक कैसे नहीं है. दिस पर्सन इज एक्चुअली वॉमिटिंग. तो सर सेड कि देखो, फेनिंग का इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तकलीफ नहीं है. इट इज नॉट फेक. फीलिंग सिक टू बी में सिकनेस होता है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा हमें दिख रहा है, होता है. क्योंकि जब आप किसी चीज को इतना इंटेंसली कॉल करते हो ना, तो वो चीज हो जाती है. इसीलिए ये रेमेडीज डेल्यूजन सिक तक जाती है, पेनिंग सिक वाली. और हमारे रूब्रिक्स बहुत बहुत गलत लगते हैं, क्योंकि वो डेल्यूजन सिक होता है, इट इज नॉट फेनिंग. इसका थोड़ा ना डीडी करना चाहिए सर. ये काफी पास में आता है फेनिंग के, डेल्यूजन सिक. बार बार फेनिंग करने के बाद पेशेंट वहां जाता है. जो 15 महीने तक कोई फेनिंग नहीं कर सकता. फेनिंग इज वेरी अक्यूट. लेकिन अगर जी अक्यूट से भी ज्यादा आपको दिख रहा है, प्लीज डोंट अप्लाई फेनिंग सिक. इट इज नो मोर फेनिंग. वेल, कैलकेरिया डज इट टू गेन सोशल पोजीशन. नहीं तो फिर एक्सक्लूसिव रेमेडी फेन क्यों करेगी. वो तो दिखाता भी नहीं है अपनी अपना पेन चार लोगों में, कि लोग क्या सोचेंगे. डेल्यूजन वॉच में है वो, तो वो फेनिंग करेगा तो लोग नहीं बोलेंगे.
अरे अरे ये क्या है, आपको तकलीफ, ऐसी रेमेडी फेनिंग में क्या कर रही है? देयर इज द अदर साइड ऑफ कैलकेरिया, कि जहां उसको पोजीशन फेनिंग से भी मिल जाती है, स्पेशली इन फैमिली। डोमेस्टिक लेवल पे फेनिंग करोगे, बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जा जा जा, गर्म पानी ला, माता जी को जरूरत है, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, दूसरे ही बोल देंगे। क्यों ऐसा, क्यों, क्या हुई आप, ऐसा क्या हो गया कि आप इतना माइग्रेन में पहुंच गए? यहां तक एंड कैसे हो गए? व्हाट हैपेंड टू यू? नो, बिकॉज जी। my son is not listening to me. Calcaria will tell you this. This man is not listening to me. Your husband is not listening to me. बहू को बोल देगी सीधा. So that she goes and talk to him. कि बाबा ऐसा क्यों? सोचो. She is the mother. She is your mother. Every time position दिखाएगी वो. This is the role. वो बुढ़ी हो गई है. थोड़ा तो उसका सोचो. अब ये नहीं होता है ना, तो फिर वो सोशली प्रेशर डालती है बेटे पे. नाउ हर फ्रेंड्स विल कम होम, दे विल स्टार्ट आस्किंग, अरे तू तो रोज शाम को आके बैठती थी हमारे साथ, क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊं मैं? एंड शी विल स्टार्ट, देन दे विल अंडरस्टैंड कि ये बेटे के बारे में है, तो दे विल स्टार्ट टेलिंग हिम कि ऐसा मत कर, अपनी माताजी का सुन. तो दिस इज हाउ सोशली भी प्रेशर लाती है डोमेस्टिक मेंबर पे कैलकेरिया. तो दिस इज ट्रेनिंग फॉर देम. इग्नेशिया, वेल इग्नेशिया का फीलिंग तो बहुत ही इजी है कैच करना. बात ना करना, टैसिटर्न हो जाना, बाम लगा के बैठ जाओ, 4 लोग आके बोलेंगे बाबा डॉक्टर के पास लेके जाओ. अगर इतना इनसेंसिटिव हस्बैंड है तो कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे उसको समझने के लिए कि इसको माइग्रेन है, बात नहीं कर रही है. किचन में जाके ऐसे सुंदर सुंदर आवाज आ जाएंगी बैकग्राउंड म्यूजिक में, यू वोंट बी एबल टू डू योर कॉल. आपको वर्क फ्रॉम होम मतलब पनिशमेंट लगना शुरू हो जाएगा अगर इग्नेशिया फेनिंग में गई तो. Because she'll be very busy in kitchen telling things without using words. एंड किचन में बेस्ट वे टू डू इज कि ग्लास यहाँ से वहां, स्पून यहाँ से वहां, खटखट खुटखुट जो पहले आवाज नहीं आती थी आज आने शुरू हो जाएगी. मॉरल्स उसको रोकते हैं मुंह खोलने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवाज नहीं करेगी, आवाज करने के बहुत तरीके हैं. इग्निशिया का फीलिंग ऐसा होता है, तो गुस्सा जितना ज्यादा हो जाएगा वो उतना टैसिटर्न हो जाएगी. लेकिन वहां पर भी अगर आईपीआर ने बात नहीं मानी, फिर बाम निकलेगा, आयोडेक्स निकलेगा, विक्स निकलेगा, रेली स्प्रे आएगा. तुम्हारे नाक में दम होके तुम छींके मारना शुरू कर दोगे फाइनली. चलो बाबा डॉक्टर के पास. दिस इज हाउ इट हैपेंस. काली काप तो हमने आज ही डिस्कशन किया है मेरे ग्रुप में कि हाउ काली काप पेन्स. तो इट इज एक्चुअली जब ही काली काप का डॉगमा उसके फॉलोअर्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब उसके डॉगमा पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज वेयर काली काप स्टार्ट फीलिंग थ्रेटेंड. थ्रेटेंड मतलब वो रूब्रिक वाला थ्रेटेंड नहीं, मैं बात कर रही हूँ उसके डॉगमा पर आती है बात, यानी कि उसका अस्तित्व जो है उसके कोर पे आ जाता है. किसी चीज को आप ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हो लेकिन वो रिलीजन बन जाती है जब आप उसको भाई नहीं पूछते. ट्रेडिशन इज बेस्ड एक्चुअली ऑन लॉजिक. इट इज गिवन इन स्क्रिप्चर्स ऑल्सो. इट इज गिवन इन स्क्रिप्चर्स ऑल्सो कि व्हाई वी डू सर्टन थिंग्स. ये चीज क्यों करनी चाहिए, इस पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, इस पर पिशाच वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं होता है. इट इज बिकॉज some trees take up oxygen and they give carbon dioxide and start feeling suffocating. तो तभी समझ में नहीं आता था लोगों को, तो वो लोग समझते थे पिशाच है इसके ऊपर. तो ऐसे सारे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस थे जिसकी वजह से फिर लोगों ने, एंड यू कांट एक्सप्लेन टू अनएजुकेटेड पीपल, तो ये लोग सुपरस्टिशन को यूज करते थे. एंड दे यूज्ड टू से कि मतलब 7 बजे के बाद है ना नाखून नहीं काटने चाहिए. 7 बजे के बाद क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि तभी लाइट्स हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. आप काटोगे और खून निकलेगा गलती से, तो वो ना हो इसलिए वो बोलते सनसेट के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए, नहीं तो बुरा होता है. तो ये सारे सुपरस्टिशंस जो है ना वो तब प्रिविलेंट थे, लेकिन उस चीज को आगे आगे की जनरेशन क्वेश्चन करना भूल गई कि क्यों करना है. दैट इज वेयर व्हेन यू डोंट क्वेश्चन इट बिकम्स रिलीजन. एंड देन रिलीजन पर जब कोई अपना पूरा स्तंभ खड़ा करता है ना, अपने पूरी पर्सनालिटी को, अपने
IPR code, then it becomes a dogma. It is such an authoritative belief that you cannot question. Now they don't want to do experiments with their children, impatience children about कि remedy है ये. So what they will do, they will rather do what is tried and tested. इसीलिए traditionally जो follow होता है वो tried and tested है. So they will not do experiments rather. Okay. तो जो बोला गया है वो चुपचाप फॉलो करेंगे. ये हमारे घर में ऐसे होता है, हमारे इस फैमिली में तो ऐसे होता है, हमारे कास्ट में तो ऐसा होता है. कालिका इज मोर इन दैट. लेकिन जब उसके बच्चे ये फॉलो नहीं करते हैं, इसी डॉगमा पर क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं, एंड नाउ दे हैव टू फाइंड आंसर्स, दे हैव टू गिव आंसर्स, दे डोंट लिसन. माय चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग. जहां पर घर छोड़ने की बात आ जाती है ना, दैट इज वेयर कालिका स्टार्ट्स फीलिंग अब ये टूटेगा. No one is there to follow my dogma. That is where they start paining. तो अगर बच्चा घर छोड़ के यूएस भी गया है ना, वो वापस आ जाएगा बिकॉज ऑफ हर फेनिंग. कालिका में इतनी ताकत है. ओके ओके. लैकन बहुत डीप में जाएगा. लेट्स गो टू लैकेसिस. लैकेसिस का तो यार बच्ची लैमेंट भी करना शुरू कर देगी, वो भी काम नहीं करेगा तो वो क्या करेगी फिर. एक इंटेलिजेंट रेमेडी है, अम्यूजमेंट नहीं दे रहे हो तुम उसको, तो क्या फायदा. जिस दिन उसका अम्यूजमेंट रोक दोगे ना, वो बेचारा लैमेंट करेगी. पेनफुल है वो उसके लिए. लेकिन अगर लैमेंट को भी भाव नहीं मिल रहा है, देन आई थिंक लैकेसिस के पास और कोई चारा नहीं है बेचारी. तो वो फेनिंग करती है. और इसका फेनिंग वो टिपिकल है कि स्कूल नहीं जाना है वगैरह, जैसे हम बोलते हैं ना ऐसी. और जैसे ही मिल गया इसको अम्यूजमेंट, घर पे बैठे, पेन गायब. जब तक इसके हाथ में वो टैबलेट है, शी इज हैप्पी. द मोमेंट यू विल रिमूव द टैबलेट, दुख रहा है, चालू लैमेंट. तो बहुत इजी है उसका फेनिंग तो पकड़ना. लाइको वेल, लाइको का पावर इज एवरीथिंग. जैसे ही उसका वीकनेस बाहर आना शुरू कर देगा, वो फेनिंग करेगा. क्योंकि जैसे आप सामने वाले के वीकनेस को यूज करते हो, वैसे कोई ना कोई तो आपको तो सर पे सवाल सर मिलेगा ही, तो आपका भी तो वीकनेस यूज हो सकता है. एंड लाइको पहले तो खुद अपने वीकनेस को छुपाता है, उसको बाहर नहीं आने देता. अगर वो डॉक्टर के पास भी गया है तो वो बहुत सोचता है कि मेरा वीकनेस अगर मम्मी ने बता दिया तो मैं क्या करूं. मतलब आई हैव सीन दैट व्हेन अ मदर इज टॉकिंग, है इसको कहाँ से इतने मार्क्स मिले, झूठ बोला इसने, फेल हुआ है ये, इसने चिमटी काटी माँ को. वो भी ऐसे मतलब हाथ जैसे क्रॉस करते हैं ना, वैसे करके मम्मी के हाथ को जाके छोटे से चिमटी काटी. झूले हुआ, चिल्लाई वो, ये क्या है. तो ये ही हंस रहा है वो, बेशरम. तो इसके पेट में दुख रहा है, इसका सर दुख रहा है, अब इसको स्कूल नहीं जाना, तुमने तो इसका वीकनेस बता दिया, अब इसका फीलिंग और बढ़ेगा. तो लाइको पेनिंग को ना बाहर निकले, इसके वजह से पेनिंग करता है. मॉस्कस, ओ बाबा, मॉस्कस इज अ सेक्सुअल रेमेडी. तो जहां आप इसके सेक्स पर जब आप कंट्रोल लाते हो किसी भी तरह का, इसके प्लेजर पर आप कंट्रोल लाते हो, तो ये हिस्टेरिकल बन जाती है. यू मस्ट हैव सीन वेरोनिका, दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है, याद है ना वो मूवी. व्हाट इज दैट मूवी? विच इज दैट मूवी? वेरोनिका, दीपिका पादुकोण है उसमें. कॉकटेल. 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 I यस think यस 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 यस, होल्कर. कॉकटेल. दैट इज टिपिकल मॉस्कस. जैसे ही उसको समझा कि सैफ अली खान नहीं मिलने वाला, बस she just loses everything. Hell breaks loose. And वो इतना पीना शुरू कर देती है, and she knows that, you know, हाँ तुम्हें तो मेरी कोई पड़ी नहीं है, kind of. And उनका जो वो सीन दिखाया ना, where he comes home and वो उसे ढूंढता है, the other woman, I don't remember her name. And Veronica is preparing biryani and all, with the way he likes it.
शी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज डिसअपॉइंटमेंट, कि वो कितना कर चेंज कर रही है खुद को, लेकिन ही डजंट लव हर. द एक्सीडेंट इज अ मेजर थिंग दैट हैपेंड इन द मूवी. वो बेचारा उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाता है, जबकि ही इज हार्ट ब्रोकन. लेकिन वो कितना वेरोनिका के पीछे लगता है, उसका केयर करता है. फिर ही डजंट गिव अ डैम अबाउट हिज ओन लाइफ. तो ये अलग ही लेवल का उसने पूरा षड्यंत्र कर दिया था उसमें. ओके, तो आई थिंक मॉस्कस का जब आप सेक्स कंट्रोल कर देते हो, तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. उसका सबसे इजीएस्ट वे इज टू blame everything on IPR. Everything. It is because of you. For पल्सटीला IPR ही बोल देगा कि तूने ही कुछ किया होगा ना, इसलिए मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है. मॉस्कस का ऐसा नहीं है. मॉस्कस सबके सामने बोल देगी, इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम सफरिंग. एंड मॉस्कस जब फेम करता है, सब आ जाते हैं, बिल्डिंग के सब आ जाएंगे. पूरी फैमिली, पेरेंट्स आ जाएंगे, बोथ साइड्स. हाँ, बिल्डिंग आ जाएगी पूरी, सोसाइटी में लोग बात करेंगे. तो मॉस्कस का फेमिंग इज ऑन अ वेरी हाई लेवल, एंड वो रुकती नहीं है एक दो झटके आके. टारंटुला एक डांस में ना चेंज कर देगा पूरा मूड लोगों का, डर जाएंगे. मॉस्कस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन बिकॉज इट इज अ सेक्सुअल रेमेडी. जब तक उसका क्लाइमैक्स नहीं आता ना, मॉस्कस डजंट स्टॉप. इसीलिए इनको बहुत बार है ना साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं लोग. एंड हिस्टेरिया वैसे भी सेक्सुअल ओरिएंटेड डिसीज ही मानी जाती थी पहले भी. ओके, जो अनसेटिस्फैक्ट्री डिजायर्स है, इसके वजह से हिस्टेरिया आता है. तो पुराने जमाने से चलता आ रहा है ये मान्यता. सो दिस इज हाउ मॉस्कस गो. सो मॉस्कस का फेनिंग बहुत लंबा चलता है, दूर तक. ओके, इंडिग्नेशन का तो इंडिग्नेशन जो है वो तो जनरल जो तकलीफें होती है उसके वजह से है, मतलब रोज रोज का. ओके, तो जैसे कि घर पे जाता है, घर पे जाके सास चालू, तुझे पता है बहू ने क्या किया आज? एंड बहू बोलती है, तुम्हें पता है सास ने क्या किया? दोनों तरफ से ये जो चालू होता है ना, बीच में ओपियम का सैंडविच. पूरा दिन इसने गालियां खाई है. हाँ, बॉस से, ट्रेन में, बस में. कभी ट्रेन नहीं मिली, कभी बस नहीं मिली, एंड चार लोगों ने इस पर और काम डाल दिया, तुम ये करो, तुमने. व्हाट हैपेंस इज कि रोज रोज ये डिस्कम्फर्ट बढ़ते जा रहा है. एटलीस्ट कहीं तो शांति मिले. नारकोटिक वो एवी नहीं बना है, उसे इनडिफरेंट बनना पड़ता है कि वो थोड़ा तो खुद के लिए जी पाए. लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचता है कि जहां उसे एक कप चाय तो मिले यार, वहां चाय नहीं मिलती. वहां पे भी इसको डिस्कम्फर्ट मिलता है. मतलब ये सारी चीजें तो नॉर्मल है ना, ये तो हर आदमी के साथ होता है कि जैसे वो घर पे आता है औरतें शुरू हो जाती है, माँ एक तरफ से और वाइफ एक तरफ से, बच्ची एक तरफ से. अरे अरे अरे, ये तो हर घर में होता है. जनरल डिस्कम्फर्ट है ये, ऐसा हमें सर ने समझाया था. लेकिन इसे इससे भी इंडिग्नेशन हो जाता है. इतनी छोटी सी चीज से किसी को इंडिग्नेशन क्यों होगा? क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना सुना है ना, इतना खींच तान के सुना होता है उसने, कि अब उसमें वो ताकत नहीं रही है कि मैं इसमें और कुछ बोलूं. अब नहीं बचा. वो एक्स्ट्रावेगेंटली उसने बहुत खर्च कर दिया अपने पेशेंस, एनर्जी, मनी, टाइम, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. पैसा,
अब नहीं हो रहा, बस थोड़ी तो शांति मिले। लेकिन घर पे जाने के बाद भी लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन्स आर बीन ईटन अप बाय द डोमेस्टिक मेंबर्स। तो ये अभी जो जनरली देखा जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में, अब इसको इससे तकलीफ होती है। इसीलिए फिर ओपीएम सीधा, थैंक यू वेरी मच, मुझे ब्रेक दे दो, अब मुझसे नहीं सहन होता। दैट इज वेर इट स्टार्ट्स पेनिंग। बस मैंने इट इसलिए बोला क्योंकि दिस इज अप्लाइड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ऑब्वियसली, तो इसलिए मैंने इट बोल दिया। बम का फीलिंग तो फैंटास्टिक। जब इसको फॉरबिडन चीज मिलती नहीं है ना, जिसके लिए इतने पापड़ बेले, तो इसकी वो शेख चिल्ली की खिचड़ी बन जाती है। अब प्लम्बम को सहन नहीं होता। बहुत बार ना प्लम्बम दुख होता है उसको, तो इसका फीलिंग दुख वाला है, दुखी चेहरा करके आएगा ये। यार अरे अरे, अब क्या करें, कितना किया मैंने, कोई अपना भी नहीं करता, इतना किया मैंने सास ससुर का। तो आप भी सोचोगे ना क्यों किया ना, एक्चुअली कोई नहीं करता। अपने खुद के लोग नहीं देखते, खुद के लोग नहीं, तुमने क्यों किया? मैंने उनको अपना माना। अरे अपने नहीं करते, तुमने क्यों किया? अब उसके पास कोई आंसर नहीं है, ऑब्वियसली शी विल नॉट टेल यू भाई। बहुत रेयरली ऐसा होता है। या तो आपको आईपीआर समझेगा कि मतलब हाँ ऐसा ऐसा है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी पड़ी है एंड दैट इज देयर ऑन द होराइजन। इफ यू कैन थिंक उल्टा, टेढ़ा सोच सकते हो, तो प्लम्बम इजीली मिल जाएगी यहाँ पर। क्योंकि प्लम्बम इजीली तो नहीं बताएगा तुमको कि मैं फॉरबिडन चीजें सोच रही थी। दूसरों को मिलता है ना ज्यादा, तो प्लम्बम को बहुत दुखता है कि शायद दूसरों को मिल जाए। मैंने इतना किया, मेरे पास सास ससुर रहे, मुझे मिलना चाहिए ना। अगर आप उसके उतना ट्रस्टवर्दी हो तो डेफिनेटली वो आपको बता देगा कि ऐसा है। पल्स का तो मैंने वैसे भी केस भी प्रेजेंट किया था बच्चे का कि आईपीआर यार माँ को डांट देता है, माँ ही स्ट्रिक्ट, तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से टाइफाइड हो गया बच्चे को। अरे यार, मैं सोच रही हूँ कि हर बार इसको क्यों डांट मिल रही है? बेटे को कुछ भी हो गया, माँ को डांट पड़ती है। टिपिकल पल्सटिला। सबाडिला के एरोनियस थॉट्स जब बाहर आते हैं ना, तो आईपीआर एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को। उन्हें धक्का लगता है एक तरह का कि हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस, ये थोड़ा अलग चल रहा है ट्रैक पे। और ये एक्सेप्टेंस नहीं आता आईपीआर में, जिसके वजह से ना ये अलग हो जाता है सबाडिला, विच इज वाई दे डू फेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक पेशेंट थी, आई वॉज गिविंग हर अनदर रेमेडी, लेकिन सर ने तब इस केस में से मुझे सबाडिला सिखाई थी कि उसे क्या था ना, उसको प्रेग्नेंट होना था, लेकिन उसको पेट में बहुत ही बड़ा फाइब्रॉइड था, मतलब होना मुश्किल है। तो सर्जरी तो बोल ही दी थी डॉक्टर ने कि सर्जरी कर दो, लेकिन प्रॉब्लम इस कॉम्प्लिकेशन में शायद यूट्रस निकालना पड़े। इट वॉज दैट बिग। तो सर ने फिर पूछा कि मतलब शादी वादी कैसी हुई थी एंड ऑल। लव मैरिज था, टिपिकल लव मैरिज, एंड बोथ आर वेरी गुड अर्निंग मेंबर्स लिविंग आउट ऑफ इंडिया। एक को नौकरी मिल गई, दूसरे ने वहां पर जाके ढूंढा, उसको भी नौकरी मिल गई। ऐसा कपल था, वेरी हैप्पी गो लकी। वीकेंड्स को बाहर जाते थे, पार्टी करते थे, फैमिलीज भी आती थी हर 6 महीने उनके पास, फिर वो आते थे यहाँ पर। काफी अच्छा जा रहा था। लव मैरिज में ऐसा प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए ना, दैट वाज द क्वेश्चन। एंड शी इज लाइक कि नहीं, मुझे बच्चा पैदा करना ही है। तो जब उससे डिटेल में बात की, तो शी इज लाइक कि लेकिन मुझे ना हमेशा ना मुझ में कमतरता लगती है, ऐसा उसने बोला कि मेरे में गलती है, तो मैं हस्बैंड को कहाँ से कुछ बोलूं। अगर वो कुछ करता नहीं है ना, तो ये बोल नहीं पाती उसको। अगर वो कहीं पर कम पड़ रहा होगा टू टेक हर केयर, और यू नो इफ शी इज फीलिंग नेग्लेक्टेड, शी इज नॉट एबल टू कन्वे दिस टू हिम। व्हाई? बिकॉज शी वॉज ब्लेमिंग हरसेल्फ। मेरे में कमी है ना, मैं कहाँ से बोलूं उसको।
I am not able to do this. I am not able to have a healthy life. And this started taking toll on her mental health as well. Now she started telling me, because she was educated, she knew what is mental health and all. तो उसने वो ट्रैक पकड़ा अभी कि नाउ दिस हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग मी मेंटली ऑल्सो, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एज इफ एक तरह से मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ लाइफ में, कि पैसा है, सब है, सेटल्ड है, लेकिन द 50% ऑफ माई लाइफ इट इज ऑल darkened, it's black, charred black. And this I want to take out from my life. I don't want to carry it every time, everywhere I go. तो ये उसका डेल्यूजन बनते जा रहा था कि उसमें ही ये गलती है, उसमें ही गंदगी है, उसी में एक तरह का मिस्टेक पड़ गया है, एक तरह की गलती है, उसे निकाल देना है. तो दे स्टार्ट थिंकिंग दैट दे आर वेरी वेरी सिक. उसे ऐसा लग रहा था ना कि बिकॉज ऑफ दैट फाइब्रॉइड उसको बच्चा नहीं हो रहा है. तो शी स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, मेरा यूट्रस नहीं जगह नहीं है इसके वजह से. ये ही इतना बड़ा हो चुका है कि यूट्रस में जगह नहीं, यूट्रस में जगह नहीं है. मैं सोच रही हूँ ये क्या है. तो फिर सर ने बोला कि दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग यू, दैट इट इज डिफॉर्म्ड. अब इसने ये डिफॉर्मेशन है ना अपने पूरे लाइफ में लाके रख दिया. नाउ एवरीथिंग इज रूलिंग ऑन दैट बिकॉज द यूट्रस हैज दिस. आई कैन नॉट टेल माई हस्बैंड दैट ही इज रॉन्ग. दिस इज पार्ट्स आर श्रंकन, क्योंकि वो खुद बोल नहीं पा रही है. मैं इतनी छोटी हूं, मैं उसको कहां से बोलूं. ही इज राइट. सो एवरी टाइम शी हैज मेंसेस, खत्म, ये मैडम सीधा बेड पकड़ लेती थी. बिकॉज शी इज लाइक, अगेन आई एम नॉट प्रेग्नेंट, अगेन दिस हैज स्टार्टेड. शी वॉज नॉट एबल टू गेट अप, शी वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. तो ये डिफॉर्मेशन जो था ना उसका, दैट बिकेम द इरोनियस कॉज की उसे मेंटली भी स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड कि माय हेल्थ हैज गॉन डाउन. तो मैं बच्चा कहां से पैदा करूं, मैं अपने हस्बैंड को कहां से बोलूं, वो तो सही है. दिस वाज सबाडीला. अरे बाप रे. अभी बाकी क्या आप कर दो सर. सिर्फ काइंड में रहा है, सिर्फ ले दो. बहुत हो गए. मुझे ऐसा लग रहा है. लास्ट लैक कैन का बोलो ना प्लीज. अरे लैक्कान का क्या है. लैक्कान डर्टी समझता है ना खुद को. उसमें वो एक इनसिक्योरिटी हमेशा होती है. लैक्टैन का एक पर्सनली मैं बोलती हूँ कि ये जो भी मैंने देखे हैं फीमेल पेशेंट्स स्पेशली ना, दे ऑलवेज हैव दैट बॉडी डिस्मॉर्फिया कि ना मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, I cannot do this. I cannot do perform certain things. I don't think so. My husband is not taking care of me because he doesn't feel attracted towards me. तो ये फीमेल्स में मैंने देखा है, लैक्टैंस में. इसीलिए वो बाहर देख रहा है, इसीलिए वो मुझे नहीं देख रहा है, या फिर इसीलिए वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो चुका है दैट आई एम नॉट हिज प्रायोरिटी एनी मोर. एंड देन दे ट्राई makeup, they try going to the gym, they try yoga, they try so many things so that they can become attractive. But वो एक low confidence है ना हमेशा बना होता है उनमें कि I am not the one who is that good. And then धीरे धीरे ये बात है ना starts affecting their sexual life as well. Okay, they try to be opposite इन अदर IPRs. जैसे सोशली ना वो बहुत इंटरेक्टिव दिखते हैं तुमको, बहुत वाइवेशियस लगेंगे, बहुत कम्युनिकेटिव लगेंगे, एक्सट्रोवर्टिज्म आ जाता है उनमें ऑन वन साइड. बट द अदर साइड इज कि यू विल बी फीलिंग, अरे ये शी इज सो इजी, शी इज सो गुड, तो मतलब इसकी लाइफ तो कितनी खुश रहेगी. तो सोशल मीडिया की जो लाइफ दिखाते हैं ये लोग वो बहुत ही फैंटास्टिक होता है, बट द इनसाइड स्टोरी इज डिफरेंट. सो लैक्टैन में ना ये मास्क होता है एक तरह का. उन्हें खुद को जब हम इमोशनली उनके साथ बातें करते हैं उनको समझता है कि ना उन्हें ऐसा लगता है कि लोग नीचे देख रहे हैं उनको, इसीलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म में खुद को इतना एक्सट्रोवर्टेडली आगे लाते हैं. दे ट्राई टू ओवरकम इट. ओके,
बट इट इज नॉट सो. इनसाइड दे आर वेरी इनसिक्योर्ड, एंड वो इनसिक्योरिटी लोगों के सामने ना आए इसके लिए होता है. अब अगर उन्हें डर्टीनेस लगना शुरू हो गया खुद के बारे में, दैट्स वेयर दे स्टार्ट डूइंग फेनिंग टू गेट दैट अटेंशन फ्रॉम the husband, to get that love from husband, because looking after the children, taking care of children is not enough to have good relationship with husband. This is what they start feeling. I have to do something out of the box, I have to do over the counter. लेकिन वो जितना खुद को पुश करते हैं उसके लिए, nope, it doesn't happen, because the husband doesn't feel that she is not attractive. He's just busy with his life. That's what is the खिचड़ी जो पक रही है इसके दिमाग में, कि ये मुझे इसलिए नहीं देख रहे हैं because I'm dirty, I'm ugly, ऐसा फील जो होता है ना लैक कैन में. This is a very easy remedy if you will see from this point of view. You don't have to enter into नहीं ये रेमेडी मिल्क है, मिल्क से ही कनेक्शन बच्चे के साथ ही होना चाहिए. नो, ये इनफैक्ट इतना दूसरों के बारे में केयर करते हैं, लेकिन केयर्स में कहीं नहीं है. आई डोंट थिंक सो केयर्स में इतने ज्यादा लैक्स हैं. सो लैक कैन इज अ वुमेन, स्पेशली टिपिकली वुमेन, इफ यू सी ना, उनको खुद के बारे में बहुत इनसिक्योरिटी होती है. फिजिकल शेप वगैरह जो होता है ना उनका, दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट इट. या फिर कोई बीमारी आ गई स्किन पे वगैरह, तो फिर तो और ज्यादा बाप रे, इसकी वजह से तो मुझे हस्बैंड हाथ भी नहीं लगाएगा. ओके, एंड देन they'll put makeup on it and बहुत सारे moisturizers and this and that. लेकिन जब हस्बैंड पास में आ जाएगा तो दे आर लाइक नहीं, मेरा आज आज मूड नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है. तो सेक्स के दौरान फेनिंग करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट दैट डर्टीनेस टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड. आई हैड patients of these remedies complaining about the tanning which happens in the private area. Women are tanned, and so what? I mean, not just women, even men are tanned over there. That is because that area is not exposed to sun, so it happens. But ये suddenly इसके दिमाग में आ गया कि this is looking ugly because of which he is not touching me, and I don't want him to touch me also. जब तक ये clear ना हो जाए, उसको अगर ये दिखेगा तो कितना बुरा. नो, इससे अच्छा तो मैं सेक्स ही ना करूं. ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, दिस इज लैक कैन. ओके, होकर he lose. Thank you Sorry. so much. Thank you. if I've said something too much, I'm sorry. बहुत सारे फेलिंग अपने आजू बाजू में मिलते हैं, so हम लोग भी करते हैं. ऑफ कोर्स, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली. To we are just here to learn about the remedies and not judge them. बाकी सेपिया सिलिका ये सारे तो बहुत बार हो चुके हैं ग्रुप में, तो मैं इनके बारे में क्या बोलूं. तो आई थिंक मैडम बताइए ना प्लीज, आपको जो भी पता आप बताइए ना. अरे बाप रे. ओके, आई विल ट्राई. फटाफट कर देती हूँ, चलो. आई हैव टू एक्चुअली गो. ओके, तो सेपिया का फेनिंग, सेपिया इज एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी. देखा, आई अंडरस्टैंड कि वो इमोशनल है, फिर रोती है तो कोई दिखता नहीं है, पुअर है, यस, लेकिन इट्स अ इंटेलिजेंट रेमेडी. इट इज अ रेमेडी which actually prefers to take decision rather than love. क्योंकि उसे पुअर क्या है ना पता है, तो बच्चों में तो वो बिल्कुल भी पुअर डालती नहीं है थिंकिंग. वो बच्चों को काफी डिसिप्लिन रखती है, इसीलिए वो खुद पुअर है लेकिन बच्चों को पुअर नहीं होने देगी. तो सेपिया का फेनिंग जब बच्चे भी नहीं माने ना, तब आता है. बच्चों को डिसिप्लिन बाजू में रख के अब बाकी सब करना है, मजे करने हैं. एंड सेपिया थिंक्स अ लॉट ऑफ दैट पॉवर्टी विच इज हैपनिंग इन द फ्यूचर. मैंने भी यही किया. दिस इज व्हाट सेपिया थिंक्स. मैंने भी एजुकेशन बाजू में रख दिया, मैंने भी बात नहीं मानी, एंड लुक एट मी वेयर आई एम नाउ. सो वो बच्चों को इनफैक्ट बहुत पुश करती है कि तू पढ़ाई कर,
तू सुनना नहीं है, तू मार खाएगा मेरे हाथ से। इसका गुस्सा इतना बेकार है ना कि वो कम मार्क्स आ गए ना तो तुम्हारी बैग में बच्चों की बैग लेके सीधा वो फेंक देगी विंडो में से बाहर। दे गेट रियली वॉयलेंटली एंग्री बिकॉज दे नो तू पढ़ाई नहीं करेगा ना मेरी तरह हालत हो जाएगी तेरी। और जब ऐसे बच्चे करके जब गुस्सा आता है कि हस्बैंड इज नॉट टेकिंग पार्ट इन दिस, मैं क्या अकेले देखूं इनको, ये इंटेलिजेंस ही लाता है। इमोशनल औरतें ना ये नहीं सोचती है। तेरे भी तो बच्चे हैं, ये सेपिया को दिखाना होता है इसलिए हस्बैंड के सामने डांटती है वो जानबूझ के। लेकिन फिर भी हस्बैंड ने नोटिस नहीं किया, तो फिर जितना वो पास आएगा ना उतना ही ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। भले इसको सेक्स करना हो ये नहीं करेगी, उल्टा भी है। कॉन्ट्रडिक्टरी एक्शंस जो होते हैं ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं करना है, लेकिन वो नहीं करेगी क्योंकि उसे चाहिए कि हस्बैंड ने अभी देखना चाहिए बच्चों को। और फिर भी उस डॉट डॉट हस्बैंड में अगर इतनी अकल नहीं आई तो फिर तो कल्याण है। फिर उसको धीरे धीरे ड्राइनेस ऑफ वजाइना वगैरह सब शुरू हो जाएगा। तो फेनिंग सेक्स में भी करेगी फिर वो, नॉट जस्ट इन किचन, इन एवरीवेयर। सेपिया सोशली भी फेनिंग करेगी। धीरे धीरे इज्जत निकालती है अपने फैमिली की, बाहर वर्बल डायरिया चालू हो जाएगा उसका। तो आप कितना इनसेंसिटिव हो जाते हो सेपिया के लिए, आईपीआर कितना इनसेंसिटिव हो जाता है उसके ऊपर उसका फेनिंग डिपेंड करता है, द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फेनिंग। नहीं तो वो इज्जत रोज है ना, जैसे हम कबूतर को खाना कैसे देते हैं ना, वैसे ये घर की इज्जत 4 लोगों में बांटती है बिकॉज इट्स एन इंटेलिजेंट रेमेडी। तो सेपिया से पंगे लेते वक्त थोड़ा सोचना चाहिए। आजू बाजू सेपिया है तो थोड़ा बच के रहो। इनके फेनिंग जो होते हैं ना वो बहुत तकलीफ देते हैं दूसरों को। सिलिका, सो सिलिका को अगर उसके पानी से कांटेक्ट नहीं करा दिया तो फेनिंग है। सीमेंट को पानी की जरूरत है, सबको पता है। ये सैंड है, आगे जाकर अगर बिल्डिंग बनानी है कि तुम्हें रेत का कैसल बनाना है, जो भी पानी की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन इसको कॉन्फिडेंस कौन देता है आईपीआर में, अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत इजी। सिलिका एक्चुअली लुक्स एट मदर, वाई? क्योंकि सिलिका को कॉन्फिडेंस माँ ही देती है, फिर वो माँ हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो कोई भी इन आईपीआर। अब हमें वो उतना ऑब्जर्व करना चाहिए क्योंकि अडल्ट थोड़ी बताएगा हमें, अडल्ट थोड़ी दिखाता है। नो, 10 मिनट तक वो थोड़े टेंशन में रहते हैं, टिमिडिटी होती है, लेकिन 10 मिनट के बाद सिलिका ऐसा बैठेगा ना कि बाबा आई एम ऑफ योर लेवल। एडल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सिलिका का ट्रेनिंग उस वक्त आता है ना जब उसे वाटर जो मिलता है कॉन्फिडेंस का वो नहीं मिल रहा है। उसके साथ प्रॉब्लम हो गई, जैसे झगड़ा हो गया वाइफ के साथ, अभी इसका प्रेजेंटेशन है तो कहीं तो आपको ईगो बाजू में रख के बात करनी पड़ेगी वाइफ से। सिलिका नहीं करता अपना ईगो बाजू में, उसे तो लगता है कि सामने वाले ने आके बात करना चाहिए, तो ये तो मौन व्रत लेके बैठ जाएगा। आईपीआर ने आके समझ के बात करनी चाहिए सिलिका को, क्योंकि फिर वो इतना ऑब्स्टिनेट है ना, वो यील्ड नहीं करेगा फिर। तो हमें ही समझाना पड़ता है, ये आईपीआर बहुत बार बोल देगा कि नहीं इसका गुस्सा ही ऐसा है, बात ही नहीं करता और उस बात को छोड़ता भी नहीं है। तो जब तक हम ही जाके उससे बात ना करिए, खुद से तो स्टेप लेता ही नहीं है। और अगर ऐसे वक्त पे कहीं पे प्रेजेंटेशन आ जाए, परफॉर्मेंस आ जाए, ओ तब तो डेफिनेटली ईडी होना है इसको, प्रोफेशनली भी एंड इन द बेडरूम ऑल्सो। इसीलिए फिर सिलिका मेन स्पेशली विल से ना, नहीं आज नहीं, आज ना बॉडी एक है, आज हेडेक है, ओके आज खाना नहीं खाना है मुझे, आज एसिडिटी हो रही है। तो जिसके साथ लफड़े ना उसके, उससे वो चीजें नहीं लेगा। वाइफ के साथ प्रॉब्लम है तो खाना नहीं खाएगा। ऐसे सारे बच्चे भी सिलिका, दे विल नॉट एंजॉय द फूड विच द मदर हैज प्रिपेयर्ड इफ दे हैव प्रॉब्लम्स विथ द मदर। ओके, तो बिकॉज मदर इज एवरीथिंग फॉर देम, वो ही तो कॉन्फिडेंस देती है और वही बोलेगी जा जा
मेरे बिना करके दिखा जा, तेरे में इतनी ताकत है तो। दैट हर्ट्स देयर ईगो। ये तो वैसे भी एलिमेंट्स ऑफ ईगोटिज्म है ही। ईगोटिज्म वाली रेमेडी को आप इतना टच करोगे तो क्या होगा फिर? यही होना है। ओके, काफी आगे आ गए हम लोग। सिफिलिस में ओसीडी, ओसीडी वाली रेमेडी है। तो ओसीडी में कुछ नहीं मिलता तो सबसे पहले सर सिफिलिनम देते थे, आंख बंद करके। सिफिलिनम को ओसीडी होता ही, वो कंपल्सिवनेस में जाता ही है। अब इसके इन डिटेल्स तो मैं नहीं जा पाऊंगी, बहुत बड़ी रेमेडी है ये एक्चुअली। तो ओसीडी में ये फेनिंग करना शुरू कर देता, क्योंकि ओसीडी ना समझे, इससे अच्छा तो फेनिंग दिखे। बाकी वेराट्रम तो वैसे भी ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड, डेफनेस प्रिटेंडेड है ही। उसको तुम जीसस नहीं मानोगे, उसको तुम गॉड नहीं मानोगे, तो ये फेनिंग करना चालू कर देगा ताकि वो मिल सके। ये भी तो एक पार्ट है उसके साम दाम दंड भेद का, वो पोजीशन क्रिएट करने का, अपना वर्चस्व बनाए रखने का। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जहां पर विराट ये वो जो उसको नहीं चाहिए ना, वो इजीली वहां पर कान और आंखें बंद कर देगा, मूंद देगा वो, कि मैंने तो सुना ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। क्यों पता नहीं? नहीं, मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं। मुझे डायरिया हो गया था, मुझे वॉमिटिंग। अब कोई जाके थोड़ी देखने वाला है टॉयलेट में सच में डायरिया कर रहा है कि नहीं। कर भी रहा होगा, लेकिन यूज इसके लिए करते। तो फेनिंग सिक में हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी तकलीफ हो रही है ना पेशेंट को, वो किसी एक मोटिव के लिए होता है। वो मोटिव साध्य हो गया तो इनका फेनिंग बंद हो जाता है, लेकिन मोटिव मिलेगा उसमें, और वो यूज करते हैं अपने इस बीमारी को उस मोटिव को साध्य करने में। दैट इज फेनिंग सिक टू बी। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन, आपने मुझे इतना सुना। ओह माय गॉड, जबरदस्त थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं थोड़ी देर में वॉइस नोट भेज दूंगी आंसर्स। कोई डाउट रखा ही नहीं मैडम, आपने इतना जबरदस्त समझाया। ऐसा नहीं है, हो सकता है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इफ वी स्टार्ट थिंकिंग, डेफिनेटली थोड़े बहुत तो डाउट्स आएंगे, एंड आई एम रेडी टू सॉल्व देम। थैंक यू सो मच अभी सर। अभी तो डिलीजन चार्म्ड हो गया ना, फिर अभी फॉर द मोमेंट नहीं दिखेंगे कोई डाउट। मुझे ऐसे एक्चुअली ऐसे इम्प्रॉम्प्टू सेशंस बहुत पसंद है। मतलब सोचा ही नहीं था कि हो जाएगा, एंड प्रवीण सर ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू थैंक टू यू सो प्रवीण, मच सर। थैंक्स। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा। हाँ, कोई बोल रहे हैं? फिर ऑडियो आएगा ना? हमारा स्टार्टिंग थोड़ा मिस हो गया है। जी जी बिल्कुल आएगा मैम। रिकॉर्डिंग हम हमेशा डालते ही हैं, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं डाला गया है। रिकॉर्डिंग हमेशा आता है। तो वो थोड़ा ओके आप सर। लोग अपडेट नहीं रहते हो, तो उसकी वजह से आपको कोई ऐसा डाउट फील हो होता है। किसी को किसी भी रेमेडी में तो बिंदास तो ग्रुप में डाल दो, मैम उसकी जवाब देंगे वॉइस नोट में, डोंट वरी। जी महादिक सर आप भी ऐड कीजिए। नहीं, अभी मेरा मैम एक ने इतना सारा ऐड किया है, अब क्या मैं ऐड करूं? और वैसे भी मैं ओपीडी में हूँ, पेशेंट देखते देखते सुन रहा है। जी सर, थैंक यू सर, सर। मेरा हाँ एक केस श्वेता, था, मेरा एक केस था, बिल्कुल बिल्कुल। ये फेनिंग सिक पे, तो मैं वो शेयर करती हूँ। मैंने ग्रुप हाँ, में भी करो शेयर करो। किया था। हाँ, 2-3 केस हैं जो एक ग्रुप में शेयर किया था पल्सीडिला का, शायद परवीन सर को तो याद होगा। वो लेडी का केस था, उसको लुकोरिया था। तो एक्चुअली क्या हुआ, उसके हस्बैंड उसको लेके आए और लेडी को मैंने पूछा कि बताओ क्या तकलीफ है। तो लेडी बोलती है नहीं कुछ तकलीफ नहीं है। तो हस्बैंड ने बोला बताओ तू दवाई ले अच्छे से। तो फिर उसने बताया कि हाँ लुकोरिया का प्रॉब्लम है। तो पर ये हस्बैंड बोलता है इसको आना ही नहीं था, इसको दवाई लेनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, आपको दवाई लेनी है आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। तो उसने बोला नहीं वो पहले ऐसा हुआ था कि मैंने दवाई ली थी तो सिर में बहुत दर्द हुआ था, फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं। तो मैंने कहा अभी ऐसा लगता है क्या? उसने बोला नहीं वो बचपन में ऐसा होता था।
तो मैंने कहा फिर अभी क्यों दवाई नहीं लेनी है? तो यहाँ पे ना उसने रोना शुरू कर दिया, एंड रोना इन द सेंस आंसू पोंछना शुरू कर दिया। आंसू जरा भी नहीं थे, एंड शी इज ट्राइंग टू वाइप कि मतलब मैं आंसू पोंछ रही हूँ कि, और ऐसे रोते रोते से ऐसे टोन में, मैं क्या करूँ, अगर अभी दवाई ले लेती हूँ, आज हमारे पास पैसे हैं कल नहीं हुए तो मैं कैसे दवाई लूँ, इसीलिए मुझे टेंशन रहता है। तो हस्बैंड ने बोला तू पैसों की चिंता मत कर, तू दवाई ले। पर यहाँ पे वैसे मैंने ये चीज नहीं पकड़ पाई थी, पर सेकंड फॉलोअप जो था, मतलब फर्स्ट फॉलोअप जो था उसका, तो पेशेंट आई और एकदम मस्त तैयार होके, एकदम साड़ी वाड़ी, सिंदूर विंदूर, बिंदी, चूड़ी, सब कुछ गहने सारे पहने हुए थे उसने। और मैंने पूछा कि हाँ बताइए कैसा है आपको, तो सुबह मॉर्निंग में आए थे वो लोग 9 के करीब। तो मैंने पूछा हाँ बताइए कैसा है आपको, बोले नहीं आराम तो नहीं हुआ, और आज भी मैं बिल्कुल, बस इनका टिफिन रेडी ही था और मुझे इतना दर्द हुआ, मुझे इतनी परेशानी हुई, तो मैंने फिर इनको बोला कि आज तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो ये ऑफिस भी नहीं गए और मुझे सीधा आपके क्लिनिक में लेके आए। तो वहां मुझे लगा कि भाई इतना दर्द हो रहा है कि टिफिन रेडी है और तूने हस्बैंड को यहाँ क्लिनिक में लेके आई, उसकी छुट्टी करवाई, तो इतने दर्द में तो तैयार कैसे हुई इतना? तो वो जो उसका तैयार होना जो था ना, दैट वाज नॉट मैचिंग विद हर से। फिर मैंने पूरा फर्स्ट वाला रिकलेक्ट किया कि हाँ वो उस टाइम पे भी उसको रोना आ रहा था जबकि कोई ऐसी बात थी नहीं और ऐसे ही रो रही है। तो यहाँ पे मैंने पेनिंग सीख और दूसरे 2-3 रूब्रिक लगा के, और ये पूरा क्या कर रही थी ना, सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रही थी। इसको चाहिए था कि हस्बैंड उस पर ही ध्यान दे। अगर इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती, लाइक फाइनेंशियल इसको वरी होती, तो वो हस्बैंड को छुट्टी नहीं करवाती ना, क्योंकि वैसे भी वो लोग थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के थे। तो फिर भी उसको छुट्टी करवा के वो लेके आई कि अरे आज तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तो सो ही गई, मुझसे तो हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने उसको पल्सीटिला दिया था। तो वहां मैंने उसका जो मेकअप था ना उसको देख के पेनिंग सीख पकड़ा था। और भी एक केस था जहाँ पे भी वही था कि मतलब हस्बैंड आया पूछने के लिए कि मैम बहुत तकलीफ है, वाइफ को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अभी लेके आऊँ क्या? तो उस टाइम पे रात का टाइम था, 8 बज रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी लेके आओ मुझे निकलना है। और वाइफ आई तो अच्छी खासी मस्त टहलती टहलती आ रही है कि तैयार भी हुई है, अच्छे से सब कुछ पहना करा है। तो मैंने बोला बताइए क्या हो रहा है? आई तो आपका आवाज चला गया मैम। हेलो। जी मैम। हेलो। हाँ। हाँ तो हाँ। वो इस तरह से उसका टोन पूरा चेंज हो गया था। तो वहां पे भी फिर मैंने उसको, जहाँ टोन चेंज हो जाता है ना पेशेंट का, वहां हम सोच सकते हैं। जहाँ पेशेंट का से और उसका जो हम देखते हैं, लाइक बहुत तकलीफ है तो हमें उसका अपीयरेंस ऐसा लगना चाहिए कि ये बहुत तकलीफ में है। वो जब मैच नहीं होता है तब हम पेनिंग से सोच सकते हैं कि ये है जितना उससे ज्यादा दिखा रही है, कि नाटक करने के लिए अपना एक मोटो होता है पेनिंग सीख में, जैसे मैम ने बताया एक मोटो होता है उनका हमेशा, कि जब तक उनको जो चीज मिले नहीं, या अगर किसी से डर लग रहा है, लाइक एस्केप करना है, लाइक लाइको है, तो कुछ ना कुछ मोटो रहेगा, तो वो लोग उस टाइम पे पेनिंग करते हैं। तो बस ये 2 केस शेयर करने थे। एक और लेकेसीज का भी था, उसमें भी मतलब शेयर करो ना सर। बिल्कुल मैम बिल्कुल। हाँ, वो लेक्टेसिस के केस में भी क्या था कि पेशेंट के हस्बैंड ने ही मुझे कॉल किया था कि मैम आप क्लिनिक पे हैं क्या? तो उस टाइम पे एक्चुअली मैं नहीं जा रही थी, तो पर उस पेशेंट के हस्बैंड ने बोला कि मैम बहुत पेन हो रहा है वाइफ को, तो आप प्लीज अगर आ सकते तो आ जाओ। तो मैं गई। तो पेशेंट के हस्बैंड ने ये बोला था कि वो दर्द के मारे तड़प रही है घर पे, तो प्लीज आप आ जाइए अभी। तो मैं उसके लिए स्पेशल क्लिनिक गई थी। और जब क्लिनिक गई तो उसने गाड़ी पार्क की, हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहा था और वो अपने आप से आके बैठ गई पेशेंट। फिर बोलती है कि हाँ मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर बातों बातों में जैसे बात निकली, उसको प्रॉब्लम थी, हेमरेजिक सिस्ट था उसको। तो बोलती बहुत पेन हो रहा था, तड़प रही थी अंदर ये वो। फिर मैंने उसे पूछा कि क्या डर लगता है? तो उसने बोला कि कहीं कैंसर हुआ तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कैंसर होगा तो उसका इलाज होगा। तो मैंने ऐसे जस्ट ऐसे बोल दिया कि वो तो युवराज को भी हुआ था, वो तो ठीक नहीं हो गया? वो तो युवराज था ना, उसको तो अमेरिका लेके गए, मेरे को कौन लेके जाएगा?
तो उसका जो टोन था मुझे लगा कि इतने पेन में नहीं है, ये एकदम हंस के बात कर रही है। फिर कुछ बात हुई तो सास पे बात आई, तो बोलती है मेरी देरानी आई है तब से मेरी सास मुझे देखती ही नहीं है, वो कुछ भी करती है तो अरे तेरे दर्द हो रहा है तो झूठ बोलती है, हमारे तो कुछ सुनाए हो गए। मतलब वो हरियाणवी थे, तो उसका जो टोन था, पूरी सास की एक्टिंग, पूरी कॉकेटिसनेस उसके अंदर थी। तो मैंने उसको पूरी कहानी, और हमारा केस चला था ऑलमोस्ट आधा घंटा। और जिस तरह से पेशेंट के हस्बैंड ने मुझे बताया था कि बहुत पेन हो रहा है, वो तड़प रही है और हेमरेजिक सिस्ट का केस है, तो आई वाज लाइक कि मैं जाती हूँ, अगर कुछ रहा तो मैं रेफर कर दूंगी। लेकिन जब पेशेंट आया तो पेशेंट मजे से सास की देरानी की कहानियां चल रही हैं, तो आधा घंटा केस हुआ। तो मैंने सोचा ये पेनिंग है पूरे पूरा है, इसको हेमरेजिक सिस्ट थी, पैथोलॉजी थी, लेकिन उस टाइम पे इतना पेन रहा नहीं होगा जितना वो बता रही थी आईपीआर को या हस्बैंड को। तो वो केस भी मेरा लेकेसी से सॉल्व हुआ था। तो ये केस शेयर करने थे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रुशाली मैम। थैंक यू। जी मैम, deep gratitude to our respected mentor Dr. बुरुशाली मैम, श्वेता अग्रवाल मैम। और बुरुशाली मैम ने तो एक के बाद एक फेनिंग सिक्टू की सभी रेमेडीज की फेनिंग को बताया है, और बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से सब एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी मेडिसिन का क्या क्या फेनिंग है। और श्वेता अग्रवाल मैम का पल्साटिल्ला का केस तो मैं आज भी नहीं भूला हूँ। वीडियो केस प्रेजेंट किया था मैम ने, और मैंने वहाँ पर कमेंट भी किया था उस टाइम पे कि ये आप सभी को देखना चाहिए अगर आपको पल्साटिल्ला को समझना है। और साथ में मैम ने लेकिसिस भी ऐड किया है। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। बहुत प्यारे केसेस हैं आपके इन दोनों मेडिसिन को समझने के लिए मैम। तो थोड़ा सा ऐड करके हम वाइंड अप करते हैं कि जो लाइकोपोडियम रहता है ना, उसका सबसे बड़ा इशू जो रहता है उसका कॉन्फिडेंस रहता है। यहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, वहां पे वो एक्ट नहीं करता है। तो ये समझना है, हाईली कैपेबल है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, और परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसका इशू कॉन्फिडेंस का रहता है। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसको अंदर से लगता है कि यार नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पर उसको इशू आता है, तो वहां पर वो एक्ट नहीं करेगा। अगर उसका आईपीआर उसको प्रेशराइज भी करेगा ना, तो भी वो नहीं करेगा। जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर उसके सामने कितना भी मतलब पावरफुल इंसान हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, फिर वो बहुत आसानी से उसको निपटा देगा, वहां पर वो कर लेगा। तो ये लाइकोपोडियम है। और मॉस्कस के बारे में मैंने लियाकत सर के ग्रुप में ऑलरेडी उसका वीडियो भी डाला था बच्चे का। और हाँ, हमारी आईएचएफ में भी मैंने वो केस किया था। तो वो केस कैसा था, एक्चुअली जो हमारी दूसरी शॉप है, यहाँ पर हमारा मतलब अलग बिजनेस है। तो वहां पर एक लड़का जो हमारी शॉप के ऊपर काम करता है, वो उसको लेके आया था, उसका भतीजा था वो लेके आया। और मतलब उसका चाचा लेके आया, अंकल लेके आया। और जो पेशेंट है वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा दूर रहता है। मतलब जो हमारा गांव है, गांव का एरिया जैसे बाहर थोड़ा होता है ना, थोड़ा सा अलग जाके अलग से गांव में घर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा वहां पर रहता है। तो उसको रात में फीवर हुआ, तो उसका जो पेशेंट का फादर है वो ऑलरेडी दूसरी स्टेट में जा चुका है। जो क्रॉप कटिंग के लिए हमारी बड़ी बड़ी ये कंबाइन रहती हैं, उसका ड्राइवर था वो, तो वो निकल चुका है। तो वो फादर घर पे नहीं है, अकेली मदर है और ये बच्चा है। तो अगले दिन क्या हुआ, सुबह में मेरे को कॉल आया, जो हमारी दूसरी शॉप के ऊपर लड़का काम करता है, कि ऐसे ऐसे करके मेरे भतीजे को फीवर है, तो उसको आप मेडिसिन दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है लेके आओ। तो उसने क्या किया ना, वो हमारी दूसरी शॉप के ऊपर लेके आया उसको, और मेरे को बोला
तो सुबह में मेरा टर्न वहां पर भी रहता है, एक चक्कर लगता है, तो मैं वहां पर गया और उसको देखा, उससे बातचीत किया, और उससे बात करके मेरे माइंड में जो पहला मेडिसिन था उसके लिए स्ट्रामोनियम था और साथ में डीडी में हायोसाइनस था। और मैं वहां से क्लिनिक के लिए निकला मेडिसिन लेने के लिए, स्ट्रामोनियम और हायोसाइनस। और मैं वापिस आया तो उसके अंकल ने, पेशेंट का, बच्चे का जो अंकल है, उसने मेरे को बोला कि जब आप यहाँ से निकले तो जो यहाँ पर मेरे फादर बैठते हैं जिस चेयर के ऊपर, उसी के ऊपर बैठ के मैं उससे बात कर रहा था। तो उस लड़के ने क्या किया ना कि उसी चेयर के ऊपर आके बैठ गया और मेरी एक्टिंग करने लगा। वो एज ए डॉक्टर जैसे मैं उसको क्वेश्चन कर रहा था, वो करना उसने स्टार्ट किया। तो उसने बताया मेरे को, उसके अंकल ने, तब मेरा इतना ध्यान नहीं गया इस बात के ऊपर और मैंने उसको स्ट्रामोनियम का डोज दे दिया। और 10 मिनट के बाद पूछा तो कोई आराम नहीं था उसको। एक्चुअली एक्यूट केसेस में मैं क्या करता हूँ, पेशेंट को भेजता नहीं हूँ, क्लिनिक में बिठा के रखता हूँ, उसको मेडिसिन देता हूँ और 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उसको बोलता हूँ कि अभी कैसा लग रहा है आपको, अभी अंदर से ईज फीलिंग आना स्टार्ट हो गया है, आपका माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया है, आपको कुछ लाइट लग रहा है। तो इस तरह की मैं बातें करता हूँ अपनी मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए। तो उसकी तरफ से मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो फिर मैं साथ में हायोसाइनस था, वो मैंने उसको दिया और 10 मिनट के बाद फिर से पूछा तो उसको कोई आराम नहीं था। फिर मैं उसको क्या किया, उस लड़के को मेरे साथ बिठाया और मेरे क्लिनिक लेके आ गया। और वहां पर मेरे क्लिनिक लेके आया और एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर उसको लिटा दिया और उसको खाने के लिए बिस्किट दिया मैंने, क्या। और वो थोड़ा, मतलब जब मैंने उसको बिस्किट ऑफर किया ना, तो वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि इससे पहले क्या था, वो जिसके पास जाता था वो एलोपैथी मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सब चीजें देता था, लेकिन मेरे पास थोड़ा उसको अलग लगा और उसको खाने के लिए बिस्किट मिल रहे हैं, तो थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस आ गया। और जो मैं उसके साथ डिस्कशन कर रहा था तो क्या था ना कि वो बहुत ज्यादा मेरे को कंफ्यूज लग रहा था। और फिर मेरे क्लिनिक पर लेके आने से पहले मैंने उसकी मदर से भी बात किया फोन पे। तो उसकी मदर ने मेरे को बताया कि ये इसको रात से फीवर है और मैं सारी रात इसका हेड जो है वो प्रेस करती रही, ठीक है। तो मेरे माइंड में भी ये था कि यार ऐसा कौन सा बच्चा हो सकता है कि जिसकी मदर उसके हेड को पूरी रात प्रेस कर रही है और वो एक बार भी सोया नहीं है, या उसने अपनी मदर को नहीं बोला कि नहीं मम्मा रहने दो, अभी बहुत हो गया, जबकि उसकी मदर जाग रही है रात को। और इतनी रात में गांव में ये पॉसिबल नहीं है कि मदर जो है वो अकेली जाके किसी भी, जो गांव में आरएमपी है, जहाँ जो भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, वहां जाके मेडिसिन ले आएगी। तो उसने किसी तरह पूरी रात स्पेंड किया और फिर अगले दिन उसका अंकल मेरे पास लेके आया। तो अभी मैंने उसको बिस्किट ऑफर किया, ये सब किया। तो मतलब अभी मैं उसको 1-2 मेडिसिन और दिया, 3 से 4 मेडिसिन दिया। मैं भी डेस्परेट हो गया कि यार मतलब अक्यूट में मेरे को ऐसा जल्दी होता नहीं है, कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हेल्प ना कर पाऊं। तो मैं हेल्प नहीं कर पा रहा, तो मैं थोड़ा डेस्परेट हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ ना, एग्जामिनेशन टेबल के लेटे लेटे वो ऐसे छत की तरफ अपनी उंगली करके ना ऐसे ऐसे करना स्टार्ट किया उसने। तो जब ये करना स्टार्ट किया तो फिर मैंने एक रूब्रिक देखा और रूब्रिक देखने के बाद फिर बाकी चीजें साथ में अटैच हुई। तो क्या हुआ कि इस बच्चे को बहुत छोटी एज में नाना नानी के पास भेज दिया गया था। और नाना नानी के पास भेज दिया और जब इसको वापस लेके आए इसके पेरेंट्स, तो मतलब उसकी मदर ने जो मेरे को फोन पे बताया था कि जब ये वापस आया ही आया था तो बहुत गुस्सा करता था, बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। और अभी भी क्या है कि अभी तो इसने थोड़ा कम कर दिया है गुस्सा करना, लेकिन अभी भी ये घर का खाना नहीं खाता है। लेकिन इसको बाहर से जो करियाना शॉप रहता है वहां से कुछ भी चिप्स, कुरकुरे या कुछ भी ऐसा लेके दे दो, उसको खाएगा ये, लेकिन घर का खाना नहीं खाता है। तो फिर ये जिस रूब्रिक से मैंने एंट्री किया और ये चीजों को
मैंने क्लब किया, तो यहाँ पर मेरा मेडिसिन मॉस्कस निकला था। और फिर जब मैं उसको मॉस्कस दिया और इसको फिर मेरे को कॉल आना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि क्लिनिक पर आए हुए मेरे को कम से कम 1:30 आवर हो गए थे। तो फैमिली, उसकी मदर को भी चिंता हो रही थी कि इतना टाइम हो गया, मेडिसिन लेने गया था अभी तक आया नहीं। क्योंकि जर्नली क्या होता है कि एलोपैथ के पास जाते हैं तो आधे पौने घंटे में वापस आ जाते हैं मेडिसिन लेके, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उसने क्या किया ना, लड़के ने फिर से जो मेरी चेयर थी क्लिनिक में, तो वो मेरी क्लिनिक की चेयर के ऊपर आके बैठा और उसको ऐसे घुमाया, उसने घुमाया और फिर उठा और एक स्माइल दिया उसने, बड़ी जबरदस्त तरीके की स्माइल दिया उसने। और फिर ऐसे घूम के उठा और फिर मेरे साथ आया। फिर मैं उसको उसके अंकल के पास हमारी दूसरी शॉप पे ऊपर लेके गया और फिर बात किया कि अभी कैसा लग रहा है तेरे को। उसने बोला हाँ अभी मैं ठीक हूँ, जबकि उससे पहले बिल्कुल इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं था। तो फिर मैंने उसका एक फॉलोअप का वीडियो बनाया और फिर उसके फादर को भी थोड़ा गाइड किया, क्योंकि उसका फादर जो है ड्रिंक करता है तो बहुत बुरी तरह उसको डांटता मारता पीटता था, तो ये भी उसको था। तो यहाँ पर मैंने मॉस्कस को पकड़ा था, जेस्चर्स मेक्स गेस्टिकुलेटिंग करके। मंजरी मैम आप बोल रहे हैं? तो यहाँ पर मैंने मॉस्कस को पकड़ा था और मॉस्कस की फेनिंग बहुत जबरदस्त रहती है। सर रुब्रिक क्या हाँ बोले? बोलिए मैम। एक तो अभी तो ध्यान में नहीं है, जेस्चर्स मेक्स गेस्टिकुलेटिंग करके एक रूब्रिक है, और इसमें मैंने स्पॉइल्ड चिल्ड्रन लिया था, क्योंकि नाना नानी के पास था तो वहां पर उसको खूब लाड प्यार था सबका, ठीक है। तो नाना नानी बहुत उसका केयर करते थे, लाड प्यार करते थे। वहां पर मामा मामी जो भी हैं सभी उसको बहुत केयर करते थे, क्योंकि वो नाना नानी के पास था। तो वहां पर उसको हर तरह की जो भी वो फैसिलिटी दे सकते थे, जो उसने खाना है पीना है खेलना है, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही अपने पेरेंट्स के पास वापिस आ गया तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया कि पढ़ो, घर का खाना खाओ, बाहर का नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन पैसा उसका नाना नानी के पास नहीं था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें साथ में क्लब हो गई, टोटलिटी जो हम बोलते हैं, जो बार बार मैं आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बोलता हूँ कि अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी इजी हो जाती हैं। तो आंसरिंग एज इफ कंफ्यूजडली ऐसा करके एक रूब्रिक है कि बहुत कंफ्यूज होता है वो आंसरिंग करते समय, तो ये भी एक रूब्रिक था इस केस में। लेकिन एंट्री जो मैंने किया था वो जो ऐसे करके छत की तरफ अपनी फिंगर के साथ और अपने मुंह में कुछ बोल रहा था, ऐसे बोलते हुए ऐसे ऐसे कर रहा था, वहां पर मैंने एंट्री किया था। जबकि वो मेरे लिए भी समझना बहुत डिफिकल्ट था कि ये स्पॉइल्ड चिल्ड्रन है, नाना नानी के पास रह रहा है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ भी। हमारे पास पेशेंट ऐसे ही आते हैं, हम नहीं जानते होते हैं उनके बारे में, लेकिन हमको कनेक्ट करना रहता है, डॉट्स को जोड़ना रहता है। क्लियर हुआ अभी आपको? यस सर। जी सर। तो ये क्या रहता है कि मतलब हमारा एंट्री केस में श्योर शॉट होना चाहिए कि हमको एंट्री पूरे अच्छी से। जी मैम। हाँ, मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगी। आपने मॉस्कस फैंटास्टिक लिया अभी। मुझे एक केस याद आई जो हमने ग्रुप में की थी। एक्चुअली इट वाज अ अनसॉल्व्ड केस और मुझे फोन आया वन ऑफ द मेंबर्स जिन्होंने मुझे जस्ट ज्वाइन किया था, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी इज लाइक कि एक पेशेंट है अपना क्लिनिक में आई थी उसके, एंड शी हैज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और वो इतना पेन है कि वो बोली कि जब से आई है ना वो बैठती है लेकिन गिरती है, जैसी बात करती है गिरती है। एंड शी सेंड मी द वीडियो आल्सो
इतना फटाफट उसको अटैक आ रहे थे ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के कि 45 मिनट्स के दौरान के बाद में कम से कम 15 से 17 बार वो गिर गई। एंड तो फिर मैंने बोला कि ठीक है उसको बिठाओ और हम बात करते हैं। एंड जब बात की तो ये समझा कि ये घर पे भी ऐसा हुआ और सब मोहल्ले वाले वगैरह भी आ गए। The history of this case being that she was shocked that a woman approached her. A woman thought that she's probably lesbian and a woman approached. एंड इसको इतना उस बात का धक्का लगा कि उसको वो न्यूरalgic पेन चालू हो गया फेस पे। एंड ये बात इतनी इसको लगी थी कि इसने अब वो औरत क्या है, वो कैसी औरत है, उसके बारे में बताया फिर डॉक्टर को कि वो औरत बहुत ही बच्चलन है, वो सोसाइटी से डिबार्ड है, उसके साथ नाम जुड़ना मतलब ही तुम्हारा नाम खराब हो गया है, उसको निकाला गया है, वो अभी शिफ्ट हो गई है कहीं और पे। ऐसी सारी हिस्ट्री थी। लेकिन फिर भी ना वो मुझे मैसेज करती है, उसने मुझे घर पे बुलाया, मुझे लगा कि उसको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं गई थी, लेकिन फिर उसने ना मुझ पे गलत हाथ डाल दिया, फिर मुझे चक्कर आ गए तो मैं भाग के घर पे आ गई। मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था, फिर मैं नहा के मैं बाहर निकली, मुझे इतना ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर उसके बाद ये सब कुछ शुरू हो गया। इसके भी पेरेंट्स आ गए घर पे, इसके खुद के पेरेंट्स, सास ससुर तो थे ही। ये बेड पे लेटी हुई इतना पेन में और सब लोग आके सिर्फ इसको देख रहे हैं। ये बात इतनी बढ़ गई कि नेबर्स आ गए, ऊपर रहते हैं वो आ गए, नीचे जो रहते हैं वो भी आ गए। नाउ दिस वाज अ सिचुएशन वेयर उसने इतना बड़ा, वो जो बोलते हैं ना लंबी रस का घोड़ा, जैसे अश्विनी ने बोला है कि वही हो गया कि इतना हिस्टेरिकल अटैक, इतना बुरा। सो मैंने उसको मॉस्कस दिया था एंड शी फेल्ट मच मच बेटर आफ्टर दैट कि उसको अटैक्स नहीं आए। लेकिन जो मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया ना कि ये वहां पर गई क्यों ना, अगर इसको नहीं जाना था तो ये हमारा रेट्रोस्पेक्टिवली स्टडी हुआ था इस रेमेडी के बारे में, तो उसे ये सब करना था। प्रॉब्लम ये हो गया कि हस्बैंड को ये बात समझ में आ गई होगी कि इसने ये सब किया है, जिसके वजह से इसने इतना बड़ा बवाल कर दिया। ओके, सो मॉस्कस में हिस्टेरिया पैदा करने की इतनी ताकत होती है पेनिंग से। अब कोई भी इसको विक्टिम ही समझेगा और उसको बदचलन। ओके, नाउ पीपल विल ऑब्वियसली बिलीव हर because of the attacks that she's getting every 2-3 minutes. Oh my god, it was very very bad. इतना पेनफुल अटैक्स उसको आ रहे थे। सो सॉरी, जस्ट टू ऐड कि मतलब मॉस्कस बोला इसके लिए मैंने ये ऐड किया कि ये एक अनसॉल्व केस थी जो फिर हमने प्रेजेंट की थी एज अ सॉल्व। तो बहुत मजा आया था इस केस में भी। बिल्कुल मैम, थैंक यू। क्योंकि मॉस्कस जो रहता है ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहता है और उसको कुछ हिंड्रेंस नहीं चाहिए, उसमें कुछ हिंड्रेंस आता है ना तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता है और हिस्टीरिया में चला जाता है। और ऐसे ही जो इग्नेशिया है ये भी बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल रेमेडी है। हम जो उसके बारे में डिलूजन मैरिड पढ़ते हैं, सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन पढ़ते हैं, सीक्रेटिव पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूटी कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की केयर करने वाली, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या रहता है ना, इग्नेशिया में भी ये रहता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्या रहता है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है लेकिन ठोस खाना खाने से उसको अच्छा लगता है, ठोस खाना वो अम्लियरेट करता है, लेकिन कुछ भी लिक्विड लेती है तो उसको एग्रेवेशन होती है। तो इग्नेशिया भी बहुत हिस्टेरिकल रेमेडी है। और मेरा एक केस भी था, इतना ज्यादा हिस्टेरिकल हो गया था वो पेशेंट, इतनी बुरी बुरी तरह से फेस के एक्सप्रेशन दे रहा था। लेकिन जब मैं उसके कॉज में गया ना तो उसका कॉज जो था उसमें फाइनेंशियल लॉस था, ऑलरेडी हुआ उसके चाचा की वजह से या कजन की वजह से, अभी याद नहीं है, लेकिन प्रेजेंट किया था मैंने IHF में। और
फर्दर और लॉस होने की पॉसिबिलिटी थी कि उसका प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाएगा उसी चक्कर में, कर्जा इतना हो गया था, तो आगे चल के हमारा कैसा होगा, कैसे क्या होगा। तो वो बहुत ज्यादा हिस्टेरिकल हो गया था, कुछ खा पी नहीं रहा था और बहुत अजीब अजीब उसके एक्शंस थे। तो इग्नेशिया आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो हमको केस को उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही लेना होता है। हर केस हमारे लिए चैलेंज होता है। ऐसा नहीं है कि जो केस आपने देखा है कोई भी रेमेडी का है वैसा ही केस आपके पास क्लिनिक में आएगा, बहुत डिफरेंट आएगा। बहुत सारे लोग वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वर्जन एक हमको हेल्प करता है उस रूब्रिक का मीनिंग जानने के लिए, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो हमको मिसगाइड करेगा। लेकिन अगर हम उस रूब्रिक का मीनिंग अच्छे से समझते हैं तभी हम उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत आज का सेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। और स्पेशली हम हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर बरशाली मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज के इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये 10-15 मिनट में हमने शेड्यूल किया और वो आए और एक के बाद एक हर मेडिसिन का फीनिंग सिक जो है वो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मुझे ऐसे इम्प्रॉम्प्टू सेशन बहुत पसंद है, मुझे ऐसे बता के रखो कि ये बस 10 मिनट में चालू कर रहे हैं। और वो रहता भी है कि जब आपका मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आपके पास इनहेरेंट वो नॉलेज रहती है, तो मतलब उसके लिए हमको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। वो हमको ऑलरेडी पता है कि कौन सी रिमेडी कौन से रूब्रिक में है, कौन सा रूब्रिक उस रिमेडी का कोर फीलिंग है, उसकी जान है, उसकी आत्मा है। तो उसमें हमको इशू नहीं आता है। हाँ, या ऐसी बहुत सारी रेमेडी है यहाँ हमको नहीं भी पता होता है, वहां पर हमको पहले से तैयारी भी करना रहता है। तो लेकिन ये जो हमारी बटर एंड ब्रेड रेमेडी है और माइंड मेथड में बहुत इजीली मतलब जो भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं बहुत इजीली प्रेस्क्राइब करते हैं इन सभी रेमेडीज को। तो प्लीज आप इनके ऊपर सबसे पहले फोकस कीजिए, आपका क्लिनिक बहुत अच्छे से रन करेगा, ऐसा मैं आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। हेलो। जी मैम। हेलो सर, नेटवर्क इशू की वजह से मैं सुन नहीं पाई। एक बार पल्सा टिला का फेंगिंग सीख एक बार और बता सकते हैं क्या? जी मैम, तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, देखिए मैम आपको। अगर हमने YouTube पे भी नहीं डाला तो हमारी IHF फैमिली ग्रुप में आएगा, या IHF डाटा बैंक ग्रुप है हमारा एक अलग से, यहाँ पर हर रिकॉर्डिंग हमारी BC का अवेलेबल रहता है, तो वहां पर आएगा। तो सबसे पहले आप पल्साटिला को समझिए। पल्साटिला को जो मैं समझता हूँ बहुत छुई मुई टाइप हम बोलते हैं, बल्कि छुई मुई एक अलग प्लांट है, ठीक है। वो एक बिल्कुल उसकी अलग, पल्साटिला से अलग थोड़ी पर्सनैलिटी है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो जो छुई मुई हम बोलते हैं ना कि बहुत चुलबुली, बहुत एफिमिनेट, बहुत नाजुक कली, इधर से हवा का झोंका आया तो इधर को हो गई, इधर से आया इधर को हो गई, तो उस तरह की पर्सनैलिटी रहती है, बहुत माइल्ड, ठीक है। साथ में क्या रहता है कि वो मैनिपुलेटिव रहती है, ठीक है। तो और उसको जितना प्यार मिलता है वो उसके लिए कम है, उसको और चाहिए और चाहिए। या उसका दिल, जो गाना है ना, दिल भी भरा नहीं, तो उस तरह की फीलिंग रहती है कि अभी मेरी बैया छोड़ के आप मत जाओ, मेरा दिल अभी भरा नहीं है। तो जैसे अभी मेरे को केस याद आ रहा है, तो अभी नया नया शादी हुआ है, तो घर में रिलेटिव आते हैं, हस्बैंड साथ में बैठता है ना, तो वाइफ को होता है कि नहीं मेरे पास बैठना चाहिए, मेरे हस्बैंड रिलेटिव के पास नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने ऐसे कई केसेस में पल्सा टिला दिया है और मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है।
मतलब उसको जितना भी मिलते जाता है ना, उसको एब्जॉर्ब करते जाती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उस तरह की बहुत एफिमिनेट पर्सनैलिटी रहती है। और श्वेता मैम ने ऑलरेडी केस प्रेजेंट किया, मतलब वो दिखा रही है कि मेरे को पैसे का ये सब कंसर्न है, जबकि वो नहीं है, जबकि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करना चाहती। यस सर, थैंक यू सर। और बहुत सिर्फ इतना ही मत सोचिएगा पल्साटिल्ला को। पल्साटिल्ला पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, और आपको अलग अलग कई तरह के फैसेट मिलेंगे। इवन वो सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन तक में है। यहाँ पर हमको नक्सवोमी का मिलता है, इग्नेशिया मिलता है, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन की दूसरी रेमेडीज मिलती है ना, पल्साटिल्ला वहां तक में है, क्रेडुलस में है। बहुत क्रेडुलस मिलेगा पल्साटिल्ला आपको, और बहुत आपको इरिटेट कर देगा, क्योंकि क्रेडुलस होने के चलते ना उसको समझ ही नहीं आता है कि यार सामने वाला परेशान हो रहा है, उसको मैं परेशान कर रही हूँ। तो बहुत बड़ा रेमेडी है। आप ठंडे दिमाग के साथ इसके सभी रूब्रिक पढ़िए, और जितने भी सेशन जो आपको मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी मेंटर्स की आप देखिए, और फिर खुद से अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और आपको मिलेंगे आपके आसपास। सर और बताइए जी, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। जी, कोई और क्वेरी है, या फिर हम बाइंड अप करें? हेलो, मोहंती सर का बर्थडे है। ऑफ टू योर पेशेंस सर, हैट्स ऑफ टू क्या? योर पेशेंस। नहीं नहीं सर, वो हमेशा ही रहता है। होम्योपैथी को लेके पैशन है सर, और सिर्फ एक ही रीजन है, होम्योपैथी। होम्योपैथी के प्रति पैशन, उसी के लिए ये पैशंस है। अदरवाइज रहता है भाई पेशेंस मेरे में। आप मेरी फैमिली से पूछेंगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। होम्योपैथी के लिए है वो तो हर एक के घर से आता है। जी। तो बताइए अगर किसी का कोई क्वेरी है। बस थोड़ा सा ये मैं ऐड करूंगा कि जैसे हम लोग भी स्टूडेंट थे ना, तो कई बार पर्सनली मेरे को भी एक पॉइंट के बाद जाके ये फ्रस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो गया था कि यार मैं इतना पढ़ता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा कोई केस जो है क्रैक नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब मैंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई मोहंती सर की ब्लेसिंग बोलिए, है ना, भगवान की ब्लेसिंग बोलिए, कि वो 1 महीने के बाद ऑल ऑफ सडन ना मैंने सबसे पहले स्ट्रामोनियम का केस क्रैक किया था। फिर उसके बाद सेकंड बेलाडोना किया। तो वहां से मेरे को क्लिक हुआ कि यार मैं पेशेंट को देखता हूँ, पेशेंट मेरे सामने होता है, लेकिन मैं ऐसे तो उसको ऑब्जर्व नहीं करता हूँ। जैसा ये 2 केस मेरे को मिले, फर्स्ट केस में उसको बीपिंग आया, जबकि वो केस उस टाइम पे निकल गया स्ट्रामोनियम के साथ। फाइनली वो रस्टॉक्स के साथ निकला था। उसके बहुत साल के बाद उसको फिर से बैक पेन का इशू आया था। सबसे पहले उसको नी पेन का इशू आया, तो वो मेरे पास आया, और उसको किसी ने बोला कि यार तेरे को यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए। तो उसने टेस्ट करवाया, टेस्ट करवा के उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया, और वो रिपोर्ट लेके मेरे पास आया। और मैंने उसको बोला कि क्या हो गया अगर तेरे को यूरिक एसिड हो गया? तो उसने बोला कि यूरिक एसिड मतलब गठिया हो जाता है। तो ये बोलते उसकी आंख में आंसू आया। तो मैंने उसको स्ट्रामोनियम दिया कि ये बहुत फियरफुल है। लेकिन ये केस बहुत बाद में उसका ये ठीक हो गया, और उसके कम से कम 6-7 साल बाद उसको फिर से बैक पेन इशू आया। और वो मिस्त्री का काम करता था, जो हम घर बनाते हैं, ये वाला काम जो रहता है।
तो उसको वो इशू आया, तो उसमें उसको वो किसी और के पास गया, उसने बोला कि बेटा तेरी उम्र बहुत कम है, तुम बहुत यंग हो, अभी तुम किसी ऑर्थो के पास मत जाओ या किसी दूसरे ऐसे डॉक्टर के पास मत जाओ, तुम्हारी मतलब ये स्पाइन का काम है, उसने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तुम हमेशा के लिए बेड रिडन हो जाओगे। तो इस पॉइंट के बाद मैंने उसको रस्टॉक्स दिया था, तो फिर वो रस्टॉक्स से वो उसका सॉल्व हो गया। उसके आगे एक और फिर रेमेडी के साथ सॉल्व हुआ। हो सकता है कि ये तीसरा रेमेडी ही उसका फर्स्ट वाला रेमेडी हो, लेकिन ऐसा भी होता है। तो यहाँ से थोड़ा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मैंने पेशेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि वो कैसे बात करता है, किस पॉइंट के ऊपर कैसा उसका रिएक्शन रहता है, उसकी नेगेटिविटी का कोई पॉइंट आता है, नेगेटिव पॉइंट आता है, वहां पर कैसा रहता है, ओवरऑल उसका पर्सनैलिटी कैसा है, वो माइल्ड है ना, वो थोड़ा मतलब शातिर है। ये हम वैसे भी फील करते हैं, हमारे आसपास के हमारे फैमिली के लोग रहते हैं, वहां पर भी हमको ये ट्रांसमिट होती है ये चीजें। बस ये हमको हमारे क्लिनिक में लेके आना है। तो जैसे ही हम ये इसको ले आएंगे और हमारे एक्सपीरियंस का ये पार्ट बनते चला जाएगा, फिर उतना दिक्कत नहीं होगा। वरना हमको कोई भी खुल के हंसेगा वो बेलाडोना लगेगा, जबकि हमेशा बेलाडोना ऐसा नहीं करता है। दूसरी भी रेमेडीज हैं जो उस तरह से हंसती हैं और बहुत फुलिश वे में भी हंसते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्टकट कोई नहीं है। तो धीरे धीरे इतना मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ये मैं आपको डेफिनेटली ये बोल सकता हूं, क्योंकि आप लोगों के मैं एनालिसिस पढ़ता हूं, तो सच में आप लोग बहुत टैलेंटेड हो मेरे से। जो मेरा स्टार्टिंग का जो मेरा ऐसा पीरियड था, तो आप सभी डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और हमारे मोहंती सर को एक बार फिर से उनके जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने जो थाउजेंड्स लैक्स ऑफ होम्योपैथ का जीवन ट्रांसफॉर्म किया है वो सच में लाजवाब है। और मैं हमारी IHF फैमिली मेंबर्स के लिए भी ऐसा ही चाहता हूँ कि आप लोग भी फ्यूचर के मेंटर्स बने, अपने जीवन में ग्रो करें, आगे बढ़ें और आप सभी से हमको सीखने को मिले। अच्छे अच्छे केसेस आप लोग प्रेजेंट कीजिए और हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर बुरशाली मैम का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, हमारे श्वेता अग्रवाल मैम का बहुत बहुत आभार और हमारे MB महादिक सर का। तो आज की इस वंडरफुल वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। तो वाइंड अप थैंक यू करते हैं सर, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू मैम।